और भाई मेरी बात को सीरियस लिया करो और घर से पढ़ के आया करो। तो ये जो सब्जेक्ट्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तो आपके आगे के सारे एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगी। आपका बस इतना सा काम है, इन्हीं चीज को घर जाके अच्छे से याद कर लो, रट्टा मार लो। सही बात तो ये है कि आज के समय में हमें अच्छी से अच्छी वेब सीरीज भी देखने को कह दिया जाए, देखने में जोर आता है। ये इंस्टा देवी जो है ना, इसका 2 दिन का उपवास कर लो, माता रानी की कृपा हो जाएगी। एक मैंने आपको वो कहानी सुनाई हुई कि एक राजा का बेटा था, वो गुरुकुल में एडमिशन लेने गया, नहीं सुनाई हुई? और भाई मेरी बात को सीरियस लिया करो और घर से पढ़ के आया करो, क्योंकि मैं कितनी पॉलिटी पढ़ा दूं, कितनी आपको सब्जेक्ट पढ़ा दूं, परीक्षा मेरी नहीं होनी है, परीक्षा आपकी होनी है। हाँ बिल क्या? नहीं नहीं, यथास्थिति एक के साथ ही होगा ना, दो के साथ क्यों करेंगे? किसने? ये नहीं लिखा था, भारत ने तो मना कर दिया था ना, कि भारत ने कहा था कि हम केवल विलय की बात करेंगे, दोनों के साथ नहीं किया था, एक के साथ ही होगा। दोनों की शादी कर लिया तो फिर तो उसी के तहत चलता रहेगा वो। दोनों को प्रस्ताव रखा था, भारत ने मना कर दिया था, भारत ने कहा सीधे विलय की बात करो, यथास्थिति समझौता तो उसके तो वो तो कभी भी कर लेंगे, उसका क्या है ना। तो मैं बात ही कह रहा था कि बात को सीरियस लिया करो, घर से पढ़ के आया करो, क्योंकि जब तक याद नहीं करके आओगे तब तक इस परीक्षा में कुछ नहीं होना जाना। इस परीक्षा में समझ में सबको आ जाता है, समझ में आ जाना कोई बहुत बड़ा काम अपन ने नहीं कर लिया। बड़ा काम कब है? जब हम चीजों को याद करके आ जाए, ये स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 तो बाकी हैं। स्टेप नंबर 2 ये है कि हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हमारी इतनी प्रैक्टिस हो कि क्वेश्चन कितने भी घुमा फिरा के आ जाएं, ऑप्शंस कितने भी घुमा फिरा के आ जाएं, तब भी हम उसे क्वालिफाई कर लें। और स्टेप नंबर 3 है कि जो भी हमने याद कर रखा है उसको ठीक तरीके से आंसर के अंदर लिख पाए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? चीजों को याद करना। मैं स्टेप नंबर 1 की शुरुआत समझने से करता ही नहीं हूं, क्योंकि समझ में तो आ ही जाएगा, वो तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। स्टेप नंबर 1 की शुरुआत ही कहां से होती है? चीजों को याद करने से। तो याद किया करो घर जाके। यहां पर खूब कोशिश करते हैं कि चीजों को लास्ट में रिवीजन करवा दें, अगली क्लास में आने के आते ही रिवीजन करवा दें, लेकिन जब तक आप घर जाके चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, अच्छे से याद नहीं करोगे, तब तक कुछ होगा नहीं। और घर जाके आपके पास इतना टाइम होता है, करते क्या हो भाई? मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, क्या किया कल पूरे दिन में? कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, तो वो क्या मतलब ऐसे पढ़ के देते हो या फिर ऐसे ही देते हो? पढ़ के देते हो? क्या बात कर रहे हो, कॉलेज के एग्जाम? कौन से सब्जेक्ट हैं? है इकोनॉमी का? कॉलेज के एग्जाम तो ऐसे देने के लिए होते हैं। तो अभी चल रहे, अभी चल रहे एग्जाम जुलाई में? ये तो पहले हो जाते थे ना, मार्च अप्रैल मई के आसपास हो जाते थे। सेमेस्टर जुलाई में कब से होने लग गया? या तो दिसंबर में होना चाहिए। मतलब कब होता है सेमेस्टर? कितने, 2 ही होते होंगे? 2 होते हैं। पहला कब होता है, पहले एग्जाम कब होता है? पहला दिसंबर में होता है, दूसरा जुलाई में। और कितने टाइम चलते हैं ये? महीना भर एग्जाम चलते हैं? 10-10 दिन का गैप आता है? अब तो 10 दिन का गैप आता है तो एक दिन पढ़ लिया करो ना। तो कॉलेज के एग्जाम में तो ऐसे ही होता है भाई, हमने भी दिए हैं कॉलेज के एग्जाम, ऐसे ही दिए हैं। मैंने बीएससी की, बीएससी के अंदर
फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पिछले 2-3 साल के पेपर लेके आए कि क्या पूछा है, उसके हिसाब से आइडिया लगा लिया कि हाँ इस बार ये पूछा जाएगा। 3-4 सवाल रट के आ गए और उसको जाके एग्जाम में लिख दिया, यदि आया है तो, नहीं आया तो भी वही लिख दिया, क्योंकि हम तो वही रट गए हैं। तो इस हिसाब से पेपर पास हो जाता है। 63% आ गए थे। मुझे पता लग गया कि भाई ये बीएससी में तो आ गए, एमएससी नहीं करनी अपने, क्योंकि एमएससी की तो इस बार फेल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने एमए की हिस्ट्री के अंदर, और एमए के अंदर कितने परसेंट थे? 48। मेरे 8th क्लास के अंदर 93% थे। उस समय में 93 बहुत होते थे, आपको लग रहा हो 93 है ठीक है, उस समय में बहुत होते थे। 10th के अंदर 91 थे, 12th के अंदर 76 थे, बीएससी के अंदर 63 थे, एमए के अंदर 48 थे। उसके बाद में एमफिल की, उसके अंदर जो पूरे पूरे पास ही हुए हैं। उसके बाद मुझे पता लग गया कि अब अपने को एकेडमिक्स की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से परसेंटेज जाते जा रहे हैं, इस बार अगला नंबर फेल का है। परसेंटेज लगातार कम ही होते गए। क्योंकि इसके बाद मैंने कभी कॉलेज को सीरियसली लिया ही नहीं। भाई कॉलेज क्या डिग्री तो देता है, इसके अलावा अपने को कॉलेज से क्या ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, वहां पे कुछ ढंग का तो पढ़ा नहीं रहे, और पढ़ा भी रहे तो हमें पढ़ना नहीं, हमें तो सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, जो कि कॉलेज से बहुत ज़्यादा उसका रिलेशन है नहीं। तो इसलिए मैंने तो कभी 12th के बाद में कॉलेज को कभी सीरियस लिया ही नहीं। इसमें फर्स्ट ईयर में कॉलेज गए थे, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में तो कॉलेज में कदम ही नहीं रखा, केवल पेपर देने गए। उसके अंदर बस वो एग्ज़ाम के 1-2 दिनों में पढ़ते थे। वो 1 वीक सीरीज आती थी, राजा 1 वीक सीरीज, आपकी वही चलती होगी अभी, राजा 1 वीक सीरीज। राजा 1 वीक सीरीज ले आए, एक आइडिया लगा लिया कि कौन से क्वेश्चन से इस बार आ सकते हैं, और उसी हिसाब से 5-7 क्वेश्चन रट लिए, और उसमें से क्वेश्चन आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हमें वही आता है वही लिख के आएंगे, कॉपी पूरी भर के आनी है। इस आधार पर चीज़ें हो जाती थी। अब मुझे पता नहीं कि आपका ये सेमेस्टर वाला कर दिया तो कॉपियाँ कहाँ चेक होती है, थोड़ा कॉपी चेकिंग डिफिकल्ट बना दिया, वो मुझे पता नहीं, पर पहले इतना मुश्किल तो कम से कम नहीं होता था। उसके बाद में एमए तो प्राइवेट ही किया। एमए तो इसमें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट था, हिस्ट्री इधर ऑप्शनल की तैयारी भी कर रहे थे, इसमें तो कभी वो 1 वीक भी नहीं पढ़ी। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सीधे पेपर देने ही जाते थे। और वो पता नहीं सेकंड ईयर में इन्होंने कैसे नंबर कम दिए। फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, 62 के आसपास नंबर थे। सेकंड ईयर में नंबर दिए ना 42%, ये एग्रीगेट करके कितने बने? 48 बने। क्योंकि उस समय में मैं कर रहा था एमफिल, तो इसमें एक जेआरएफ करके फेलोशिप मिलती है, महीने के 36,000 रुपये मिलते थे उस टाइम पे, आजकल शायद 40,000 हो गए हैं। तो बढ़िया महीने के 36,000 रुपये आते थे। 2019 से आने शुरू हो गए थे। तो इसमें बस एक ही शर्त थी कि आपके एमए के अंदर कम से कम कितने परसेंट आने चाहिए? 45 आने चाहिए। क्या 55 कर दिए? अरे नहीं, 55% होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हो, 55 ही था। मेरे सेकंड ईयर में शायद 48 आए थे, और फर्स्ट ईयर में 62-63 थे, एग्रीगेट करके शायद थोड़े ज्यादा बने थे, या तो ऐसा हो सकता है। भैया ओवरऑल 48 ही याद आ रहे हैं मुझे तो। पर जो भी था इस टाइप का एक वो था कि मिनिमम इतने परसेंट आने चाहिए, तो बस वो पूरे पूरे ही बने थे। और जेआरएफ आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मतलब आप लोग एक, चलो अपने विषय से हटके थोड़ा बात कर ही लेते हैं। कितने लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई? आप लोगों की कंप्लीट हो गई? कितने लोगों ने जो है एमए या फिर एमएससी या फिर मास्टर्स के अंदर एडमिशन ले लिया है? आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है। तो जेआरएफ, नेट जेआरएफ के एग्जाम देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देते हो, ठीक है। तो ऑप्शनल यूपीएससी तैयारी करने का आप में से जिन लोगों ने एमए के या एमएससी के फॉर्म भर दिए हैं या फिर देने शुरू कर दिए हैं, उनमें से कितने लोगों का यूपीएससी करने का मन है? तो मतलब मेरा कहने का पर्पज ये था कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद
आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो करो वो उसी सब्जेक्ट में कर लो जिसमें कि आप यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल रखना चाहते हो। यदि आपके पास में अभी तक पीजी करने का अभी तक आपने एडमिशन वगैरह नहीं लिए हैं तो आप उसी सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लो, वही सब्जेक्ट से कर लो जिसमें कि आप ऑप्शनल रखना चाहते हो। उससे होगा क्या, ऑप्शनल रखने के लिए आपको इस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसके चक्कर में आपका एक एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का, नेट जेआरएफ का। उसके अंदर यदि किस्मत से बढ़िया तरीके से जेआरएफ के एग्जाम निकल जाए तो आपकी 5 साल तक ये जो बेरोजगारी वाला टैग है ना ये कम से कम हट जाएगा। आपको कभी इस बात की चिंता नहीं होगी कि यार यूपीएससी में या फिर आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। मैं जब यहाँ पर तैयारी करने आया तो मेरे साथ में सबसे अच्छा यही हुआ, 2016 के एंड में मैं तैयारी करने आ गया था। मुझे पहला अटेम्प्ट देना था 2018, लगभग मेरे पास में 1.5 साल था पढ़ने के लिए। साल भर जो वो कोचिंग के अंदर पढ़े, 2017 के मिड के बाद से कोचिंग जाना मैंने कर दिया था बंद कि अब सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट हो भी गए थे, बेसिक बेसिक सब्जेक्ट जो वो हो भी गए थे, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची है वो अब खुद से कर लेंगे। और इसी दौरान नवंबर 2017 के अंदर एग्जाम हुआ जेआरएफ का। इससे ठीक 2 महीने पहले तक, पूरे 2 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा और वो था हिस्ट्री। और ये जेआरएफ एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो गया। कट ऑफ उस समय में गई थी 200 नंबर और मेरे थे 222 नंबर, आराम से जेआरएफ क्लियर हो गई। लगभग दिसंबर 2018 की शुरुआत में मैंने एमफिल के अंदर एडमिशन जो उस समय में ले लिया था, और उसमें महीने के कितने रुपए आते रहते हैं, 36,000 रुपए आते रहते हैं। इस वजह से, इन रुपए की वजह से मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि यार पटवारी का या वीडियो का या किसी दूसरे एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं, कभी भरा ही नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि पैसे आते ही रहते हैं, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि अपन बेरोजगार है, तो इस वजह से कोई दूसरा फॉर्म भरने का मन में ही नहीं आया। इस वजह से तैयारी का फोकस पूरे तरीके से रहा यूपीएससी की तरफ। इवन सही बताऊं तो मैंने कभी आरपीएससी का भी फॉर्म भरने का सोचा नहीं था, वो तो घर वालों के दबाव के अंदर फॉर्म भरा। और यूपीएससी का 2018 का पहला अटेम्प्ट दिया, प्री पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू कॉल हुआ। पहले ही अटेम्प्ट में जब मेंस पास होता है, इंटरव्यू कॉल होता है ना, तो आपको लगता है कि बस बनने ही वाले हैं डीएम, ये डीएम की कुर्सी है और ये अपन है, बस यहाँ तक तो पहुंच गए, अब पैर धरती पर थोड़ी लगेंगे। तो इस तरीके से आरएस का क्या ही एग्जाम देना। और उस समय में एक आरएस का प्री एग्जाम भी था 5 अगस्त 2018 को। आरएस का जो एग्जाम है उस समय में इतना टफ तो बिल्कुल ही नहीं हुआ करता था। आज के समय में भी प्री, तो आज के समय में भी टफ नहीं है। कंपटीशन वाइज अपन बात करें तो इतना टफ नहीं है। इस बार पेपर जरूर टफ आया, लेकिन कट ऑफ कितने नंबर गई? 70 नंबर। तो प्री टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। उस समय में और भी कम कंपटीशन था, उस समय में पेपर भी टफ नहीं आता था, तब भी हमारी कट ऑफ कितनी गई थी? 76 मार्क्स गई थी, जो कि बहुत नॉर्मल से हैं। यूपीएससी में आपने जितने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं भाई, टोटल आरएस प्री के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 में से कम 90 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो कि यूपीएससी के सिलेबस के साथ सिमिलरिटी है, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, तो ऐसे करके 90 क्वेश्चन तो आते ही हैं। मैथ, रीजनिंग, उसी के आधार पर आपका आरएस प्री पास हो जाता था। तो मेरा सिर्फ उसी आधार पर आरएस प्री पास हुआ। राजस्थान मैंने कभी नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बावजूद सिलेक्शन हुआ नहीं। सेकंड अटेम्प्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट 2019 के अंदर फिर से वही प्री पास हुआ, मेंस पास हुआ, फिर से इंटरव्यू कॉल हुआ। इसी दौरान जो है वो आरएस का मेंस आ गया, यही वाला 1 साल बाद मेंस हुआ। मेंस आ गया 25-26 जून 2019, लगभग 1 साल भर बाद में मेंस हुआ। इसमें आरएस के जो सब्जेक्ट थे यूपीएससी वाले मैंने उस समय में उठा के नहीं देखे, क्यों? क्योंकि मेरे अच्छे से तैयार थे, उधर उसकी तैयारी कर रहे थे। तो ये इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब अच्छे से तैयार थे।
तभी मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, ताकि आप दूसरे भी एग्जाम देने हो ना तो कभी आपको ये ना हो कि यार ये दोबारा पढ़ने पड़ रहे हैं। इस समय में आरएस का एग्जाम आया तो सिर्फ आरएस कोर, आरएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स, पबैड, ये सब उठाए। जितना उस समय में लिमिटेड टाइम में पढ़ा जा सकता था उतने लिमिटेड टाइम के अंदर पढ़े। और मेंस क्लियर हो गया आरएस का, इधर से यूपीएससी का मेंस भी क्लियर हो गया। यूपीएससी का सेकंड टाइम फिर से इंटरव्यू कॉल हो गया। तो सेकंड टाइम में मेरे इंटरव्यू के नंबर के बाद में फाइनल मेरा स्कोर रहा 952, 952 यूपीएससी में। कट ऑफ गई 952 पूरी पूरी, जितने नंबर उतने कट ऑफ। सीट्स लिमिटेड, मान लो कि भाई इस नंबर पर 4 लोग हैं, अब लेना है 2 लोगों को, तो कोई 2 को तो रखना पड़ेगा। उन 2 में नंबर आया अपना, जिनको रखा मतलब जिनको बाहर किया। तो बराबर नंबर होने के बावजूद रैंक लिस्ट से हुए बाहर। इधर से आरएस का मेंस भी क्लियर हो गया कि चलो कोई बात नहीं, इसका इंटरव्यू दे लेंगे, उधर नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसका इंटरव्यू दे लेंगे। आरएस उस समय में, आजकल तो फिर भी थोड़ा फास्ट हो गई है, उस समय में हुआ करती थी पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत एग्जाम चलता था 3-4 साल। देख लो ना, 5 अगस्त 2018 प्री हुआ, उस समय में मैं यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था। 25-26 जून 2019 मेंस हुआ, उस समय में मैं यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था। 1 जुलाई 2021 को इंटरव्यू हुआ, उस समय में मैं थर्ड अटेम्प्ट यूपीएससी का दे चुका था। तो पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। जैसे एक कहावत सुनते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, हम आरएस के बारे में समय में कहा करते थे कि एग्जाम दे और दरिया में डाल। एग्जाम दे दिया, भूल जाओ कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, आप तो अपना रेगुलर जिस भी चीज की तैयारी कर रहे थे उसमें वापस लग जाओ। अब नहीं होता, अब थोड़ा फास्ट हो गया। तो आरएस मेंस दिया, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, और फिर से लगातार तीसरी बार फिर से इंटरव्यू कॉल। और फिर जो वो इंटरव्यू के अंदर, अच्छा हाँ, तब तक थर्ड अटेम्प्ट का इधर कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से सारी चीजें डिले हो गई थी, वरना 2020 में रिजल्ट आ जाता। यूपीएससी भी थोड़ा डिले हुआ था, आरएस भी थोड़ा डिले हुआ था। तब तक जो मेरा आरएस के अंदर रिजल्ट आ चुका था। रिजल्ट आया तो आरएस में रैंक आई 159। मुझे लगा बहुत बढ़िया रैंक आ गई, क्योंकि अपन ने तैयारी नहीं की, ये तो बाई प्रोडक्ट था, बढ़िया रैंक आ गई। लेकिन जिस दिन मार्क्स आए उस दिन मुझे दुख हुआ, क्योंकि मेरे रिटर्न में तो बहुत अच्छे नंबर थे, 413 नंबर थे मेरे रिटर्न में 800 में से आरएस के अंदर, जो कि टॉप 20 जो कैंडिडेट है टॉप 20 के अंदर रैंक आए, ऐसे नंबर थे, ये मार्क्स थे। इंटरव्यू में इन्होंने मुझे नंबर दिए 48, जबकि यूपीएससी में इससे पहले इस वाले अटेम्प्ट में मेरे नंबर आ चुके थे 190, यानी कि इधर 70-75% नंबर आते रहते थे, हर बार इतने ही आए इंटरव्यू में। आरपीएससी में नंबर दे के छोड़ दिए 48। तो मुझे लगा कि यार रैंक अपनी तो टॉप 20 में आनी चाहिए थी। पर थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका था, आरटीएस के अंदर सिलेक्शन हो चुका था, और उसके बाद से फिर मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया यूपीएससी वाला। और जब एक बार सिलेक्शन हो गया, सर्विस वगैरह में चले गए, इधर पढ़ाने लग गए, उसके बाद में पढ़ाई ढंग से की नहीं फिर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक चीज की तैयारी ढंग से पकड़ के कर रहे थे कि यूपीएससी की, उसका फायदा बाकी सब जगह मिलता रहा। उसका नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया तो वहां पर फायदा मिल गया। अच्छा, इसी दौरान एक और एग्जाम होता है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसका मैंने एग्जाम दिया, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। उसमें एक पोस्ट होती है असिस्टेंट कमांडेंट, अच्छी पोस्ट होती है। वो भी जो है वो एग्जाम दिया, वो भी बहुत आसानी से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखा कि ज्यादातर जो एग्जाम है ना, उन सब के अंदर 70-80% चीजें बेसिक्स हैं, सेम है, एक जैसी ही होती हैं। यदि आपने ठीक तरीके से तैयारी कर ली तो आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे, और यदि नहीं की तो कोई सा भी नहीं होगा। और ठीक तरीके से तैयारी कर ली तो सारे एग्जाम क्लियर हो। आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से मिलेंगे जिन्होंने कोई 10-10 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। आपको लगेगा यार इन्हीं का हर एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि 80% चीजें
कम से कम ऐसी होंगी सिलेबस के अंदर जो कि सेम ही हैं। भाई ये मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपके साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ये कोई सा भी एग्जाम होगा अच्छी पोस्ट का जिसमें ये नहीं है। ये सारे में ही है। और ये कम से कम भी 60-70% सिलेबस को कवर करता है लगभग हर एग्जाम का। कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लो। यूपीएससी में तो लगभग 100% ही कवर करता है। आरपीएससी में लगभग 60-70% कवर कर लेता है ये, इतने सारे जो सब्जेक्ट है ये। और मान लो कोई एसआई की तैयारी कर रहा है तो इसमें एक हिंदी वाला पेपर छोड़ दो तो जो पहला 200 नंबर का पेपर है उसमें कम से कम 60-70% कवर करता है। कोई दूसरा एग्जाम लगा लो आप, लगभग सीएपीएफ के अंदर 100% यही आता है। हर एग्जाम के अंदर यही तो चीजें पूछी जा रही है। या फिर इसमें थोड़ा सा और यदि अपन मेहनत कर लें, मैं 3 सब्जेक्ट और जोड़ देता हूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। अब तो आपके 90% सिलेबस कवर हो गया हर एग्जाम का। ये 4 सब्जेक्ट और जोड़ दो तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका कोई रुकेगा ही नहीं। यदि आपने इतने ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो कोई सा ही एग्जाम दे लेना, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग चीजें यही है। तो इसलिए अभी से जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर अच्छी कमांड बना लो, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। और इन किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन सिर्फ यूपीएससी के हिसाब से सारे एनालिटिकल चीजें ही पढ़ ली ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपन फैक्ट्स भी देख रहे हैं और एनालिटिकल अप्रोच वाली चीजें भी देख रहे हैं। तो आप कोई सा भी ऐसा एग्जाम दोगे जिसमें कि कोर फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, भर भर के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो भी नहीं रुकेगा आपका। क्योंकि अपन फैक्ट्स भी कितने सारे फैक्ट लिख रहे हैं, इतने फैक्ट्स तो आपको ढंग की किताब के अंदर नहीं मिलेंगे। तो फैक्ट्स भी अपन लिख रहे हैं और मेंस वाली चीजें भी, आलोचनाएं और महत्व क्या है, वो सब चीजें भी लिख रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तो आपके आगे के सारे एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगी। कोर जो है ना आपका वो मजबूत होगा तो बाकी पेरीफेरी पर जो सब्जेक्ट हैं वो उस समय में लिमिटेड टाइम में पढ़े जा सकते हैं। बस कोर मजबूत होना चाहिए, और ये किसी भी एग्जाम के कोर हैं। बाकी मान लो कि मुझे अब ये कह दिया जाए कि भाई आप जो वो एसआई की तैयारी, मैंने आज तक कभी एसआई का फॉर्म नहीं भरा था, एसआई की कभी तैयारी नहीं की, या मैं कह रहा हूँ ना कि आरएस, आईएएस और सीएपीएफ, इस तीसरे के अलावा को चौथा एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा। यदि मुझे कहा जाए कि भाई आपको एसआई की तैयारी करनी है तो मुझे अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ, या अगले 1 महीने सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ूंगा मैं। ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इनको तो बस लास्ट के 15 दिन में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। एसआई की तैयारी करने लगे तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की कर रहे थे, बीच में 1 महीना एग्जाम आ गया एसआई का, 1 महीने जम के सिर्फ और सिर्फ हिंदी रटी सुबह से शाम। और लास्ट के 15 दिन जब बचे एग्जाम के तो वापिस एक बार इनको उठा के नोटबुक जब अपन ने पलट लिए। तो यूपीएससी की तैयारी करते करते, आरएस की तैयारी करते करते तो आपका कोई भी एग्जाम रुकना ही नहीं चाहिए। अब मान आप में से तो कोई एग्जाम नहीं दे रहा होगा, मान लो कोई पटवार या फिर वीडियो का एग्जाम दे रहा है और किसी ने अच्छे से आरएस की तैयारी यदि की है, मुझे समझ में नहीं आता उसका एग्जाम कैसे रुक सकता है, कैसे हो सकता है कि उसका एग्जाम क्लियर ना हो। यदि उसका पटवार वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर तो मुझे लगता है उसको आरएस की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि पटवार वीडियो के अंदर लगभग कितने पोस्ट आ रखी है, किसी को ध्यान है? 5000 पोस्ट हैं। 5000 पोस्ट आ रखी हैं। राजस्थान में 5000 लोगों को लेना है, थोड़े होते हैं 5000। 5000 बहुत बड़ा नंबर है भाई। यूपीएससी जो है, यूपीएससी प्री पास करने का मतलब पता है आप लोगों को क्या है? यूपीएससी प्री पास करने का मतलब है पूरे भारत में से उन 20,000 लोगों में आना जिन्होंने प्री पास किया। पूरे भारत में 20,000 लोगों को लेते हैं तब प्री पास हुआ है। यूपीएससी इंटरव्यू देने का मतलब पता है क्या है? यूपीएससी इंटरव्यू देने का मतलब है पूरे भारत में उन 2000 लोगों में, पूरे भारत में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत में उन 2000 लोगों में आना जिनका मेंस क्लियर हुआ है। इसी तरीके से आरएस में मान लो, आरएस का यदि कोई मेंस भी दे रहा है,
इसका मतलब पूरे राजस्थान में उन 20,000 लोगों में आ रहा है। आरएस का कोई इंटरव्यू भी दे रहा है, इसका मतलब पूरे राजस्थान में वो 2,000 लोगों में आ रहा है। तो जब पूरे राजस्थान में 2,000 लोगों में कोई आ रहा है, इंटरव्यू भी दे रहा है, तो उसका 5,000 में सिलेक्शन नहीं हो रहा। और उसमें भी सारे आरएस के जो क्रीम कैंडिडेट है वो तो सारे वीडियो के एग्जाम देते ही नहीं है, पटवार के एग्जाम देते ही नहीं है। तो ये आरएस की कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है तो पटवार वीडियो तो बहुत आसान है। उसके बाद सिलेबस में है क्या ऐसा? किसी ने भी यदि सिलेबस देखा हो ना ये एग्जाम का, पटवार वीडियो का, या इनमें कुछ भी नहीं है अलग। बस एक सब्जेक्ट छोटा सा है, वो भी 3 दिन का सब्जेक्ट है, मुश्किल से कंप्यूटर पढ़ना होता है। कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आता है बस, और कुछ भी है ही नहीं अलग, सेम सिलेबस है। इसी तरीके से एसआई लगा लो, एसआई में सिर्फ हिंदी अलग है, बाकी सिलेबस तो सेम है। तो कहने का ओवरऑल पर्पस इतना सही है कि ये जो आप पढ़ रहे हो अगले 8-10 महीने के अंदर, ये आपको हर एग्जाम में काम आने वाला है। आपका बस इतना सा काम है, इन्हीं चीज को घर जाके अच्छे से याद कर लो, रट्टा मार लो। क्योंकि इस पूरी एग्जाम प्रोसेस के अंदर रट्टाफिकेशन की बड़ी बुराइयां हुई है, बहुत बुराइयां हुई है कि रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्स को ना मिक्स करते हैं। ये रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए, ये बातें लागू होती है साइंस के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ऊपर लागू होती है कि मैथ आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। समझ में आ गया तो रकम चेंज करो, भले ही सवाल की लैंग्वेज चेंज करो, कोई सही आ जाए, समझ में आया हो तो मैथ का सवाल निकल जाएगा। और हमने उसको पकड़ लिया, रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए। अरे तो भाई रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे तो हमें हिस्ट्री में याद कैसे आएगा? समझ तो लिया हमने, और हिस्ट्री में समझने जैसा था क्या? वो कौन सी न्यूक्लियर साइंस पढ़ ली हमने, कौन से फॉर्मूला बना लिए, उसमें समझने जैसा कुछ था ही नहीं। आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो। इसीलिए एक बीएससी किया हुआ कैंडिडेट एमए कर सकता है। क्या बीए किया हुआ कैंडिडेट एमएससी कर सकता है क्या? कर सकता है। सरकार करना अलाउ करती है? सरकार अलाउ ही नहीं करती है, क्योंकि साइंस जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी समझ चाहिए। इस सरकार को भी पता है कि इस एमए के अंदर समझ कुछ नहीं चाहिए। आप तो बस आओ, थोड़ा एक बेसिक थीम बनी कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती है, उसको याद किया और उतार दिया पन्ने पर। तो कहने का मतलब ये जो अपन आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो ये बार बार जिस चीज के ऊपर कहा जाता है कि भाई समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। आप पॉलिटी इतने दिनों से पढ़ रहे हो, कोई सी भी एक सिंगल क्लास में आपको लगा कि पॉलिटी में कुछ समझ में नहीं आ रहा? लगा किसी को? और केवल मुझसे नहीं, आप किसी से भी पॉलिटी पढ़ते तो भी नहीं लगता आपको। ऐसा आपको भ्रम है कि आप बढ़िया पढ़ाते हो। किसी से भी पॉलिटी पढ़ते तब भी नहीं लगता आपको। हाँ ये हो सकता है कि वो एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, जो भी पढ़ा रहा है ये हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा नहीं होता। सबसे ही समझ में आ जाता है आपको। इवन आप थोड़ा सा एफर्ट करके लक्ष्मीकांत बुक खुद पढ़ने लग जाते तो उससे समझ में आ जाता आप। तो बहुत कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं अपन, बहुत बेसिक सी बात पढ़ रहे हैं कि भारत देश कैसे चलता है, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, उस बेसिक बात को पढ़ रहे हैं। तो बस हमारा मेन टास्क क्या है? मेन टास्क है उन सब चीजों को याद करना, जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 है। क्योंकि आप सोच के देखो कि जब आपको याद होगा तभी आप ऑप्शन, अभी तो मुश्किल सवाल तो आपको दिए नहीं है ना, अभी मुश्किल क्वेश्चन तो दिए नहीं अभी तक आपको। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस बढ़ाएंगे तो होगा क्या, जैसे ही क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि 4 स्टेटमेंट है, उन 4 में से आपको 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि नहीं आते, कि सही है या फिर गलत है, पता ही नहीं है, उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। लेकिन 2 स्टेटमेंट आपको आते हैं। तो आपका काम कितना सा बचा कि ये 2 तो मुझे पता है कि सही है या फिर गलत है, या फिर मान लिया दोनों गलत है, ये तो मुझे पता लग गया। अब मुझे तुक्का लगाना है, और लगाना पड़ेगा। यूपीएससी के अंदर, प्री के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे। तुक्के मतलब कि जिसको अपन इंटेलिजेंट गैस कह देते हैं, कि मुझे 2 ऑप्शंस का तो पता है, किसमें से ये दोनों तो नहीं है, अब बचे लास्ट के 2।
इन दोनों में से कौन सा सही है मुझे नहीं पता लग रहा, तो मुझे तुक्का या फिर इंटेलिजेंट गैस लगाना पड़ेगा। तो मैं आराम से इसके अंदर इंटेलिजेंट गैस लगा सकता हूं कि सी या डी में से मुझे ये लग रहा है, ये लगा दिया। लेकिन मुझे ए और बी में से वापस कंफ्यूजन हो रहा है कि यार नोट्स में इधर ऊपर वाली साइड पे इधर लिखा हुआ था, यही था क्या? तो अब मेरा कंफ्यूजन दो ऑप्शन का नहीं, मेरा कंफ्यूजन चारों ऑप्शन का हो रखा है। तब उस स्थिति में कभी मैं इंटेलिजेंट गैस कर ही नहीं पाऊंगा। चारों ऑप्शन में से तुक्का लगाना तो अब तो पक्का ही गलत होगा ये। यदि दो में से लगाना होता तो संभावना थी कि सही होगा, लेकिन चार में से लगाना तो 100% गलती करके आएंगे फिर, क्योंकि जो नोट्स में लिख रखा है वही उसी में कंफ्यूजन हो गया। तो आपकी अच्छी तैयारी कब मानी जाएगी? जब जो नोट्स में लिखवा दिया उसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, नया स्टेटमेंट आता है, नई कोई चीज आती है, तब आए कंफ्यूजन, तब हो गलत कोई सवाल हो तो। जो नोट्स में लिखा हो उसमें तो किसी हालत में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपनी आदत बना लो। जब तक आदत नहीं बनाओगे और जब तक बच्चे नहीं बनोगे ना, बच्चे इन द सेंस कि जैसे बचपन में करते थे, नोटबुक को किया बंद या फिर आंखें की बंद, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जब तक ये नहीं करोगे तो चीजें फिर से वही है, सरफेस लेवल से याद करोगे। सरफेस लेवल से याद मत करो, चीजों को अच्छे से याद करो। एक बार अच्छे से याद कर लिया, कोई से भी एग्जाम में बैठोगे सारे एग्जाम क्लियर होंगे। एक बार इस पहली बार में अच्छे से याद नहीं किया, कोई सा भी एग्जाम आएगा वापिस इन्हीं सब्जेक्ट्स को उठा के बैठ जाओगे। दो टाइप के कैंडिडेट हैं, एक जैसे मान लो कि मैं खुद को कैंडिडेट मान लेता हूं, मुझे पीएसआई का एग्जाम देना होगा, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री इन सबको तो रखूंगा साइड में, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था उस समय मैं अच्छे से पढ़ा था और एग्जाम पास में आ रखा है, तो मैं यहाँ पर अच्छे से सिर्फ इस बार क्या पढ़नी है, मुझे हिंदी पढ़नी है। अपना पूरा फोकस मैं किसके ऊपर लगाऊंगा? एग्जाम के दिनों में सिर्फ हिंदी पर लगाऊंगा। दूसरा कैंडिडेट है जिसने कि पहले भी पढ़ रखी थी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन उस समय में उतने अच्छे से याद नहीं की थी, और जब एग्जाम पास में आएंगे तो वापिस उन्हीं पन्नों को खोल के बैठ जाएंगे वो। और इस बार भी वो ऐसे ही पढ़ेंगे, सरफेस लेवल से ही पढ़ेंगे। सरफेस लेवल से पढ़ने का मतलब अच्छे से याद उसको फिर भी नहीं करेंगे वो। और जब जब आप एग्जाम देना शुरू करोगे, कोई से भी एग्जाम दोगे या फिर अपनी क्लास में भी एग्जाम होंगे, आपको एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे वही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं जहां पर कि हमें चीजें याद नहीं है, जहां पर हमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, ऑप्शंस देख के कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, वहीं पर हमारे क्वेश्चन गलत होने भी शुरू हो जाएंगे। और जहां पर चीजें अच्छे से याद होगी वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन टफ होंगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी, तब भी आप अपना दिमाग किसी तरीके से निकाल के आंसर तक जो वो पहुंच जाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए अभी से हैबिट बना लो इस चीज को, और इस चीज को भी हैबिट बना लो कि अपने टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से, टाइम को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अभी किसी को यदि इस साल एग्जाम नहीं देना है, 2 साल बाद एग्जाम देना है, तो ये मत सोचना कि भाई 2 साल बाद देना है एग्जाम, ये 2 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। इसमें मैं हमेशा ही एक एग्जांपल देता हूं क्लास के अंदर कि भाई मान लो मैं आपको 1440 रुपए आपकी जेब में डाल देता हूं कि पूरे दिन के अंदर खर्च करो, कैसे भी आपकी मर्जी है, शाम तक पैसे खर्च करने ही करने हैं, बस मेरी एक ही शर्त है, शाम को मुझे हिसाब दे देना कहां पर कितने पैसे खर्च हुए। आप शाम को आओगे, हिसाब दे दोगे कि सर 500 रुपए की तो बुक लेके आए, 500 रुपए का खाना पीना कर लिया, 500 रुपए की मूवी देख ली, इस तरीके से हमारे टोटल 1440 रुपए खर्च हो गए, 20 रुपए ऑटो के लगे, सारा हिसाब दे दोगे कि नहीं दे दोगे? दे दोगे। और यही मैं आपको कहूं कि मैंने आपको कल के दिन में, कल कितनी तारीख थी? 24 जुलाई, कल के दिन में मैंने आपको 1440 मिनट दिए थे। अब मुझे इस 1440 मिनट का हिसाब दे दो बस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्यादा क्यों सोए, जितने भी सोए हो, आप 8 घंटे सोए, ये लो मैं लिख लेता हूं कि आप 8 घंटे तो सोने में लगा दिया। आपको कि मैं 6 घंटे जो कोचिंग आया था, लो भाई 6 घंटे मैंने कोचिंग के लिख दिए। आपको कि 1 घंटे मुझे आने जाने में लग गया, लो भाई 1 घंटा मैंने आने जाने को और जोड़ दिया। आप कहोगे 2 घंटे मुझे वैसे ही कोई खाना पीने और बाकी सब चीजों में लग गए, लो भाई मैंने 2 घंटे और जोड़ दिए। आप कहो कि मैं 2 घंटे जो घर वालों से, दोस्तों से बातचीत करने लग गया, लो मैं कहा 2 घंटे और जोड़ दिए।
अब मुझे बता दो कितने घंटे बचे उसके बाद भी। 8 और 6 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 घंटे फिर भी बचे। 5 घंटे तो पढ़े थे क्या? अच्छे तरीके से पढ़े थे क्या? 5 घंटे तो ठीक तरीके से पढ़े थे फोकस के साथ? 5 भी नहीं मिलेंगे। हिसाब ही नहीं है ना हमारे पास। पैसे का हिसाब रख लेंगे, टाइम का हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। पैसा ज्यादा कीमती हो गया हमारे लिए टाइम से ज्यादा। पैसा सबसे, आप ग्रोथ के लेवल पर आगे तब बढ़ते जाओगे जब सबसे लोअर लेवल पर होगा पैसा। सबसे लोअर लेवल पर होता है पैसा। लोअर लेवल पर कैसे? शुरुआत में पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट लाइफ में मेरे लिए भी पैसा उतना इंपॉर्टेंट था, 10-10 रुपए 20-20 रुपए की वैल्यू थी। लेकिन टाइम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आता है थोड़े दिनों बाद। सेकंड लेवल पर होता है टाइम। ये सेकंड लेवल पर आता है कि आज के समय में यदि मुझे बेंगलोर जाना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं बाय ट्रेन जाऊं, बाय प्लेन जाऊं। बाय ट्रेन जाऊंगा तो मेरे पैसे लगेंगे 3,000, बाय प्लेन जाऊंगा तो पैसे लगेंगे 10,000। कौन से में जाना चाहिए मेरे को? बाय प्लेन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए 7,000 रुपये 1 घंटे से ज्यादा की कीमत नहीं रखता। अब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? टाइम। तो मुझे कौन से थ्रू जाना चाहिए? टाइम। लेकिन टाइम भी सेकंड लेवल पर ही आता है। थर्ड लेवल पर आती है एनर्जी, ऊर्जा। जीवन के अंदर थर्ड लेवल पर क्या आती है? ऊर्जा। आप अपने घर वालों से बातचीत करते हो आधे घंटा, आप उसको इस तरीके से नहीं देखते कि मेरा आधा घंटा चला गया, नहीं। उससे आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसको आप टाइम वेस्ट के रूप में नहीं मान सकते, उसको आप टाइम के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते। मैं मान लो घर जाके आता हूं 2 दिन, तो मैं इस रूप में नहीं देख सकता कि मैं वहां पर रहता तो 2 दिन में इतने इतने नोट्स हो जाते, नहीं। अगले 1 महीने की पूरी एनर्जी मिल रही है उसे। तो थर्ड लेवल पर आपके क्या आती है? ऊर्जा। फर्स्ट लेवल पर आता है पैसा। इसलिए अब इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचना करो कम। 1440 रुपए देता मैं आपको तो 1-1 रुपए का हिसाब रखते, लेकिन मैंने आपको 1440 मिनट दिए तो उसका आपके पास में कोई हिसाब किताब नहीं है। सबसे पहले तो आप अगले 1 साल तक अपने सोशल मीडिया से जितना दूर हो जाओ उतना बढ़िया है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ। और ये जो मैं कह रहा हूं कि टाइम का हिसाब रखना, इस टाइम का हिसाब रखना शुरू करो मोबाइल से, कि मोबाइल में कितना टाइम दे रहे हो आप, पता भी नहीं है हमें। ऐसी आदत लगा दी है इस रील की, इस पूरी दुनिया को ही, सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरी दुनिया को ही, कि टाइम का पता ही नहीं चलता। इस पूरे को साइकोलॉजिकल लेवल पर अपन देखें तो बस वो डोपामिन रिलीज होता रहता है। हमारा ध्यान जो है वो हमारे सही काम पर जाता नहीं है। चिंता थोड़ी सी हो जाती है, इस चक्कर में रील देखनी शुरू कर देते हैं। रील पर अंगूठा यूं आगे बढ़ता रहता है, रील बढ़ती रहती है और हम अपनी चिंताओं से थोड़ा सा कुछ समय के लिए उसको भूल जाते हैं। जैसे ही याद आता है कि ओहो पढ़ना था, तो आधा घंटा बीत चुका है, अब वो चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, कम नहीं हुई, और ज्यादा बढ़ गई ना वो चिंता कि पढ़ना था उसका क्या हुआ। तो सोशल मीडिया से जितनी ज्यादा दूरी बना के रखोगे उतना बढ़िया है। आज ही अपने फोन में 2-3 काम तो ये कर लो कि एक तो शाम को सोते समय में ये थोड़ा देख लिया करो कि आज पूरे दिन में मोबाइल में मेरी एक्टिविटी कितनी देर तक थी। आता है ना मोबाइल में एक्टिविटी, आता है ना, तो उसमें ये देख लिया करो कितनी देर तक थी। इंस्टाग्राम में जितनी भी थी टोटल टाइम वेस्टेज था, टोटल। यदि आपको लगता है कि नहीं किसी रील से मुझे जो ये सीखने को मिला, ये सीखने को मिला, आजकल ह्यूमन को ये और दिक्कत हो गई है, उसको ये लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया से कुछ चीजें सीख रहा हूं। मान लो कि भी कोई अच्छी हेल्थ के बारे में सीख रहा है, उस पर कोई अच्छी शायरी, अच्छी कोई बुक्स उसके अंदर आ रही है, अपने को भ्रम हो जाता है कि हम यहाँ से सीख रहे हैं। यदि ऐसा भ्रम है आपको तो मैं ये पूछ लेता हूँ, कल जो रील देखी थी उसमें से याद क्या है?
कल जो रील देखी थी वो आधे घंटे के लिए समझ में, आधे घंटे के लिए याद रही थी। तो जो आपने सीखा था वो आधे घंटे के लिए ही था। कल की ही रील में आज कुछ भी याद नहीं है हमें, तो कहीं यूज तो उसको कर नहीं पाएंगे। मान लो किसी ने दो अच्छी शायरियां सीखी, तो आज तो वो याद है नहीं, याद है नहीं तो कहीं सीख नहीं पाएंगे। और आपने किसी को भेज रखी है सेव करने के लिए, तो वो भी कभी दोबारा देखोगे नहीं। ये लिए गए स्क्रीनशॉट की तरह ही है, किसी नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लिए लेकिन वो स्क्रीनशॉट दोबारा खुले नहीं कभी। तो कहने का मतलब सबसे पहला काम, सोशल मीडिया में डेली अपन कितना टाइम बिता रहे हैं, इन सब चीज़ों में कितना टाइम बिता रहे हैं, इसको नोट करें। और सोशल मीडिया को तो जीरो पे लाने की कोशिश करें कि एक हफ्ता हो गया इंस्टाग्राम चलाए चलाया ही नहीं। दूसरी बात, फोन के अंदर एंड्रॉयड फोन कितने लोगों के पास है? एंड्रॉयड फोन के अंदर एक ऐप आती है लॉक माई फोन, और एप्पल जिनके पास में है उसमें शायद फॉरेस्ट नाम से आती है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, शायद इसी नाम से एक ऐप आती है। उस ऐप को डाउनलोड कर लें और जब पढ़ाई कर रहे हो इस ऐप का यूज करते हुए ही करें। क्या है ये ऐप, क्या करती है ये ऐप? लॉक माई फोन, 1 घंटा उसमें लगा के छोड़ दिया, 60 मिनट लगा के छोड़ दिया, और अब पढ़ाई करने बैठ जाओ। 60 मिनट तक आप चाहकर भी फोन ऑन कर ही नहीं सकते। एक बार 60 मिनट लगा दिया और उसको टिक कर दिया यस, अब उसके बाद में आप चाहकर भी फोन ऑन नहीं कर सकते। सिर्फ दो ही काम कर सकते हो, एक जो इनकमिंग कॉल आए उसे रिसीव करना, दूसरा जो आपको नंबर याद है वो डायल करना। कॉन्टेक्ट्स भी नहीं खुलेंगे, कॉल लॉग भी नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं खुलेगा। सिर्फ दो ही काम कर सकते हो, इनकमिंग कॉल को रिसीव करना और जो नंबर याद है यानी कि डायल पैड खुल जाएगा, दो ही काम होंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना चाहकर भी उस फोन को अनलॉक कर पाओगे। जोश जोश में आके पहले दिन 6 घंटे मत लगा देना, यहाँ पर माथा पटकते घूमोगे इधर उधर। 6 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं पहले दिन के लिए। पहले दिन शुरुआत करो 60 मिनट से, उससे आपका फोकस टेस्ट हो जाएगा कि 60 मिनट तक ढंग से लगातार बैठ के पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। तो पहले दिन शुरुआत किससे कर लो? 60 मिनट से शुरुआत कर लो। और इस बात की कोशिश करो कि हर दिन कम से कम 5-6 घंटे लॉक माई फोन के अंदर ही बिताएं। कम से कम 5-6 घंटे अपना फोन इस मोड पे ही रहे, कम से कम 5-6 घंटे। तो जो मैं आपको भी कह रहा था कि आपके टाइम का हिसाब कहाँ है, तो वो टाइम का हिसाब जो 5 घंटे कह रहा हूं ना कि 5 घंटे तो पढ़े कि नहीं पढ़े, तो 5 घंटे लॉक माई फोन के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। फिर 5 घंटे पढ़े हो तो उसमें दिखे कि भाई हाँ इतनी देर आपका फोन लॉक माई फोन के तहत लॉक रहा था, तब तो है अच्छी पढ़ाई। बाकी सब है टाइम पास, क्योंकि फोकस हमारा रह नहीं पाता। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता जा रहा है, ह्यूमन का फोकस जो टाइम है, टाइम स्पेन जो है बहुत कम होता जा रहा है। सही बात तो यह है कि आज के समय में हमें अच्छी से अच्छी वेब सीरीज भी देखने को क्या दिया जाए, देखने में जोर आता है। क्यों? वेब सीरीज लंबी होती है, 8 घंटे की होती है, इतना फोकस कौन बना के रखेगा। मूवी चलती थी पहले 3 घंटे 3.5 घंटे, देखने में जोर आता है, 2 घंटे में बता दो ना यार क्या हुआ है। शॉर्ट्स मूवीज पर आ गए हैं और उसमें से भी रील पर आ गए हैं, क्योंकि टाइम स्पेन इतना ही बचा। मूवी तक में फोकस नहीं हो पा रहा, पढ़ाई में कहाँ होगा। मूवी तक में हमें लगने लग गया कि यार टाइम कम टाइम में खत्म कर दो ना। 3-3 साढ़े 3 3 घंटे की मूवी कौन खींचता है? पहले देखो मिथुन की सारी फिल्में 3-3 साढ़े 3 3 घंटे की होती थी, मिथुन दा। और आजकल मूवीज जो है मुश्किल से 2 घंटे की बना रहे हैं। आप देखो ज्यादातर जो मूवीज है वो 2 घंटे की बन रही है। कारण क्या है? उनको भी पता है फोकस कम हो गया है, इससे लंबी मूवी देखेंगे ही नहीं। तो फोकस जो है वो अपना बहुत कम हो गया है, उस फोकस को बढ़ाओ। अपन जो है स्टूडेंट होने के नाते इतना हमारा पहला काम बनता है कि सबसे पहले फोकस बढ़ाएं। अब्राहम लिंकन ने जैसा कहा था कि मुझे पेड़ काटने को मिले तो सबसे पहले
कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में मैं 6-7 घंटे लगा दूंगा, 2-3 घंटे में लास्ट में पेड़ काट देंगे। तो आप जब पढ़ने यहाँ पर आए हो तो कुल्हाड़ी की धार तेज करो सबसे पहले तो। ये सबसे पहले तो जो बेसिक्स जो है ना, इनको ठीक करो। जो बात शुरू हो ही गई है तो 1-2 बेसिक्स पर और अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बेसिक है विल पावर। 2-3 स्टेप चीजें मैं आपको यहां पर आज बताता हूं, वो सारी चीजें आपको आज से ही इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दो। एक है क्या? विल पावर, संकल्प शक्ति। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। क्या होती है संकल्प शक्ति? पहले तो इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट एक तरीके से मान लो। एक जिसको हम कहते हैं विवेक या फिर बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो कि हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक है हमारा मन, जो कि उसे क्या चाहिए सिर्फ वो बताता है, क्या सही है क्या गलत है इससे उसको मतलब नहीं है। ये मन है, ये विवेक और बुद्धि है। हम जब भी, जैसे मान लो घर में एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे की यदि सारी जिद पूरी कर दी जाए तो वो बच्चा क्या होगा? बिगड़ जाएगा। अपने गांवों के अंदर सारी जिद पूरी नहीं करते। वो मेले के अंदर गया और वहां पर बिचर गया, मेले के अंदर जमीन पे लौट गया कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो घर वाले 2 थप्पड़ मार के घर लेके आते थे, नहीं दिलाते थे उसको। आजकल दिलाने लग गए। आजकल हर बात जो है बच्चे की पूरी की जा रही है। ऐसी ऐसी डिमांड रख देते बच्चे, मुझे थाली के अंदर चाय पीनी है। अरे ये कौन सी डिमांड है? पीनी है तो पीनी है, थाली के अंदर ला के देते उसको। उससे क्या हुआ? उसकी हर बात मानी जा रही है, मानी जा रही है तो वो जिद्दी होगा ही, क्योंकि उसे हर बात मानी जा रही है। उसने कभी ये सुना ही नहीं कि भाई हाँ आपका ये काम पूरा ना हो। फिर वो रियल लाइफ, अभी तक तो घर में था, फिर वो रियल लाइफ में आता है, यहां पर आता है, किसी के सामने को प्रपोजल रखा, उसने कर दिया मना। आज तक मना तो देखा ही नहीं था ना, थाली के अंदर चाय पी थी ना उसने। फिर हमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। तो मेंटली उसको हार्ड बनाए ही नहीं। अपन भी तो यही काम करते हैं। जब भी हमारी लड़ाई विवेक बुद्धि या फिर मन के बीच होती है, हर बार मन को ही तो जिताते हैं। पता लगा कि भी आज लगातार 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ना है, तभी कोई नोटिफिकेशन आया। बुद्धि को अच्छे से पता है कि यार नहीं जाना है उस नोटिफिकेशन पर, एक बार गए तो 15-20 मिनट यूं ही चले जाएंगे। लेकिन चलती कहाँ है हमारी? हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल कहाँ है? हम खुद के मालिक कहाँ पर हैं? और हम एक बार नोटिफिकेशन किया ऑन, यूट्यूब वीडियो पर गए, उसके थ्रू दूसरी पर गए, उसके थ्रू तीसरी पर गए, आधा घंटा चौपट। या फिर किसी का मैसेज आ गया वो देखने लग गए, आधा घंटा गया। तो विवेक और बुद्धि में से हमने किसको जिताया? मन को जिताया। और बार बार हम किसको जिताते हैं? मन को जिताते हैं। इससे हमारी संकल्प शक्ति थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है, कमजोर होती है। लड़कों की बजाय लड़कियों की संकल्प शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि लड़कियों ने हमेशा से वो जो कंट्रोल है उसको झेला है। उसका नुकसान क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उनकी संकल्प शक्ति बढ़ गई। घर से इतने बजे बाद नहीं जाना है, यहाँ पर हंसना है, यहाँ नहीं हंसना है, इसको ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, इतनी सारी बंदिशें हैं। उस बंदिशों के चक्कर में मन को चाहते हुए भी मारना पड़ता है। किसी फ्रेंड के बर्थडे है, लेकिन मम्मी ने कहा है कि 8 बजे बाद घर से बाहर नहीं जाना है। उसका खूब मन है, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पा रही। उससे संकल्प शक्ति तो उसकी बड़ी है कि चलो क्या करें, मन को मार तो दिया उसने वहीं पर, विल पावर बड़ी है। इसलिए तो कहते हैं वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो और इसके अलावा भी अपन देखते हैं, जैसे अपने पुराने बुजुर्ग जो थे ना, वो बहुत ज्यादा समझदार थे। बस कुछ चीजों को ढंग से अपन को बता के नहीं गए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बता के गए, बता जाते तो हमारा काम आसान हो जाता। हमें ये तो कह दिया उपवास करो, व्रत करो, क्यों करना है ये नहीं बता के गए। आधे से ज्यादा लोग तो धर्म के नाम पर करते हैं। मैं कह रहा हूं
बुजुर्ग इनसे ज्यादा समझदार हो ही नहीं सकते थे कि एक व्यक्ति को बता के जाते ना तुम्हें ये काम करना है, व्रत या फिर उपवास करना है, व्यक्ति नहीं करता। लेकिन उसको किससे जोड़ के गए? धर्म से। डर के मारे तो करेगा, इसलिए वो उससे जोड़ के गए होंगे। आज हमारे बुजुर्ग होते ना तो वही कहते कि उपवास करना है संडे को, क्योंकि संडे को तुम रहते हो सबसे ज्यादा फ्री, खाना सबसे ज्यादा संडे को ही खाते हो, बाकी तो थोड़ा बिजी रहते हो, संडे का उपवास बता के जाते वो। आज हमारे बुजुर्ग होते ना तो वो खाने का उपवास ही नहीं बताते, वो कहते उपवास करना है इंस्टाग्राम का, ये इंस्टा देवी जो है ना इसका 2 दिन का उपवास कर लो, माता रानी की कृपा हो जाएगी। तो उपवास क्यों शुरू किया गया, क्या क्या कारण है उपवास का? धर्म दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ, हेल्थ भी इतना बड़ा रीजन नहीं है, हाँ बहुत सारे फायदे होते हैं, इतना बड़ा रीजन नहीं है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? संकल्प शक्ति बढ़ती है उससे। जब 6 घंटे हो गए भोजन किए हुए, 8 घंटे हो गए, भूख लगी हुई है, लेकिन हमें पता है कि आज भोजन करना ही नहीं है, आपने मन को उसी समय में खत्म कर दिया कि विवेक बुद्धि कह रही है कि नहीं, मतलब नहीं। तुम कौन होते हो? भूख लगी कि नहीं लगी? मैं बताऊंगा भूख लगी कि नहीं लगी। चल सकता है काम, नहीं करना आज भोजन, तो आपने वहीं पर किसे जिताया? अपनी विवेक या फिर अपनी बुद्धि को जिताया, और अपने मन को थोड़ा सा क्या किया? कमजोर किया। इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ी। एक मैंने आपको वो कहानी सुनाई हुई कि एक राजा का बेटा था, वो गुरुकुल में एडमिशन लेने गया, नहीं सुनाई हुई? एक राजा का बेटा था, राजा ने टीचर से बात की, गुरु से बात की कि आपके गुरुकुल के अंदर इस बच्चे का एडमिशन करवा दो। गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, आपका राजकुमार इतने बढ़िया शानो शौकत के अंदर रहा हुआ है, वो कैसे हमारे इस गुरुकुल के नियमों का पालन कर पाएगा? इतना मुश्किल है, 12 वर्ष तक यहाँ पर रहना, शिक्षा लेना, और सामान्य जो लोग हैं, सामान्य जो बच्चे हैं, उनके साथ सुबह साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। आपका बेटा राजकुमार महलो शानो शौकत में रहा हुआ हमारे यहाँ पर रह नहीं पाएगा। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, एडमिशन तो यहीं करवाना है, गुरुकुल के अंदर ही करवाना है। तो गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, फिर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा होगा तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, यदि पीछे मुड़ के देख लिया तो उसका एडमिशन वहीं कैंसिल। और दूसरी ये कि जब वो यहाँ पर गुरुकुल में पहुंचेगा, 1 घंटे की परीक्षा उसकी होगी, वो मैं उसी समय बताऊंगा। राजा ने जाके अपने बेटे को, उनकी माँ को समझा दिया कि ऐसे ऐसे करके 2 परीक्षाएं होनी है। पहली परीक्षा ये है कि जब तुम घर से बाहर निकल रहे होगी तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगला दिन आया, जब वो सुबह घर से बाहर निकल रहा था, सारथी जो उसको घोड़े पर बिठा रहा था, उसका सामान वगैरह रख रहा था। अपन भी घर से बाहर आए हैं, अपन भी जयपुर आए हैं, हमको पता है कि हमें तो 3 महीने बाद दिवाली पर घर चले जाना है, हमारी उम्र भी ठीक ठाक हो चुकी है, दुनिया को समझते हैं, पर फिर भी अपनी भी आंखें नम हो जाती होंगी, अपने को भी लगता होगा यार अब जाना पड़ेगा क्या आज। या फिर पहली बार आए तो पक्का ही हुआ ही होगा, जब मम्मी नहीं हो अचानक से हाथ मान के 500 रुपये रखे ले खर्चा कर लेना, अलग से बताना मत तेरे पापा को, थोड़ा तो ऐसा हुआ ही होगा, जबकि दिवाली पर हमें घर जाना भी है। लेकिन वो बच्चा 12 साल तक गुरुकुल में रहेगा, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जैसा समझाया गया था उसने नहीं देखा। गुरुकुल में पहुंचा, दूसरी परीक्षा शुरू होती है। दूसरी परीक्षा ये कि तुम्हें 1 घंटे तक आंखें बंद करके खड़े रहना है। अभी मैं आप लोगों को कह दूं तो 5 मिनट मुश्किल हो जाए अपने को, 1 घंटे तक आंखें बंद करके खड़े रहना है। वो 30 मिनट हुए, 35 मिनट हुए, 40 मिनट हुए, बच्चे ने आंखें बंद कर रखी है। गुरु को लगा थोड़ी परीक्षा बढ़ानी पड़ेगी, उसके आसपास में कुल्फी वाले जो होते हैं ना वो भेजे, ताकि बच्चा है मन में आएगा थोड़ा। लेकिन 45 मिनट हुए, 50 मिनट हुए, वो तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद में थोड़ी सी परीक्षा और बढ़ाई, आसपास में बच्चे खेलने के लिए भेजे, 4-5 मिनट और बीत गए, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। लास्ट में तो बच्चों ने थोड़े बहुत मारना पीटना तक शुरू कर दिया, लेकिन उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। 1 घंटा पूरा बीत गया, गुरु ने जो उसको गले लगाया और कहा कि तुम जो मेरे डिसिप्लिन जो क्या होता है, विल पावर क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है, वो तुमने साबित कर दिया, अब तुम्हें एडमिशन जो इसके अंदर मिलेगा। ये जो कहानी है, ये तिब्बत के जो बौद्ध गुरु दलाई लामा है उनकी कहानी है, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखते हैं। उनकी कहानी, वो बच्चा तिब्बत के बौद्ध गुरु दलाई लामा थे।
तो वही कहते हैं जीवन में सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह विल पावर। हम एक बार किसी चीज का यदि संकल्प ले लें कि हमें ये काम करना है तो मतलब करना है, और फिर हमारा पूरा शरीर पूरे दिमाग उसी तरीके से काम करता है। आपने घर में कोई शादी वगैरह देखी होगी, खुद के घर में आसपास में आपकी कोई शादी हुई होगी, तो मुझे बताओ कि भी रात को कई बार आप 2-2 3-3 4-4 बजे भी सोए होंगे, और सुबह 6 बजे 7 बजे वापस मेहमान आने शुरू हो गए, वापस 6-7 बजे भी उठ गए होंगे, और पूरे दिन में आपको कभी एनर्जी की कमी फील नहीं हुई होगी। हम 2-3 घंटे सो के भी एनर्जी की कमी फील नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो फ्लो ही, मोमेंट ही ऐसा था। यानी कि इससे एक बात तो प्रूव हुई कि हमारे शरीर को जैसा हम ढाल लेंगे, जैसा हम समझा देंगे, वो वैसा ही हो जाएगा। जैसा हम हमारे शरीर को समझा देंगे वो वैसा ही हो जाएगा। यदि हम उसको समझा देते हैं भी 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोना है, तो उतना ही आलसी हो जाएगा और ज्यादा नींद आएगी। और उसको ठीक समय पर कि 5-6 घंटे, बस 6 घंटे 7 घंटे बहुत होते हैं, 7 घंटे मान लो, 8 घंटे मान लो ज्यादा से ज्यादा, तो वो उसी तरीके से समझ जाएगा। समझाने की बात है। तो बात अपन ये चल रही थी क्या? विल पावर की, कि विल पावर होती क्या है। इतना अभी तक आपको समझ में आया कि हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर हो, हम हमारी बुद्धि के अनुसार चले, ना कि मन के अनुसार। और बीच बीच में हमें छोटे मोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट, अच्छा फिर मैंने कहा कि भाई ये आपको चलो ठीक है, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई भी बात बताऊंगा सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल आपको करना क्या है वो उसके साथ ही बताऊंगा। कितना तो आपको समझ में आ गया कि कुछ समय में हमें बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन को कभी कभार हराना चाहिए, हमेशा नहीं, कभी कभार मन को हराना चाहिए। ये एक वीणा के तार की तरह होती है, जो जिसको ना तो ज्यादा टाइट करो वो टूट जाएगी, ज्यादा ढीला कर दिया बज नहीं पाएगा, कोई संगीत उससे आएगा नहीं। उसी तरीके से विवेक और मन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। कई बार बहुत पढ़ लिए, रूल में ये था कि भाई आज नहीं घूमने जाना कहीं पर, बारिश बारिश आ रखी है, पढ़ाई भी अच्छी हो रखी है, 1 घंटा चले गए, थोड़ी बात मन की भी सुन ली। लेकिन अधिकतर समय में बात किसकी सुननी है? बुद्धि की सुननी है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि क्या करना है ऐसा ना पता हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कर नहीं पाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? मन हमारा क्या है? हावी। तो अब से हमें क्या करना है? हमारी बुद्धि की बात माननी शुरू करनी है, इसको जिताना शुरू करना है। कैसे करना है ये तो सबको पता है कि बुद्धि की बात माननी चाहिए, कैसे करना है? तो आप कुछ संकल्प दिन में लेना शुरू करें, छोटे छोटे संकल्प, कोई बड़ा संकल्प नहीं। दिन में कम से कम एक संकल्प जरूर लें। कोई भी छोटा सा संकल्प ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आज एक संकल्प लिया जा सकता है कि आज पूरे दिन में सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे, या फिर अगले एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से संकल्प लिए। जैसे मान लो जो व्रत रखता है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने आज तक जीवन में कभी व्रत नहीं रखा, कितने लोग ऐसे जीवन में कभी व्रत नहीं रखा, जिसने जीवन में व्रत नहीं रखा वो एक दिन ऐसे ही संडे को व्रत रख लो कि आज केवल एक बार भोजन करेंगे, शाम को करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ये आपका संकल्प हो गया। उस दिन पूरे दिन में आपने इसको पूरा इंप्लीमेंट कर दिया, शाम तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप कहोगे मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, मेरे मन के अनुसार नहीं चलूंगा। शाम तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। छोटे से एक्सपेरिमेंट, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। बताओ तो भी बताओ भले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके जिसको भी बता रहे हो वो आपका थोड़ा साथ देने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बता दिया आज मेरा व्रत है, दोस्त बार बार आके पूछ रही है खाएगा क्या, थोड़ा तो खा ले, अरे इतना क्या व्रत हो गया बस पूरे दिन से। ऐसे दोस्तों को मत बताओ। बाकी तो बताओ, ज्यादातर दोस्त तो मदद करने वाले होते हैं। इवन आप भी कभी गलती से जो है वो खाने लग जाओ तो वो कह रहे आज तेरे व्रत है ना, अरे हाँ हाँ याद आ गया। तो संकल्प, छोटे छोटे संकल्प रखो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट के संकल्प रख लो, 1 घंटे के 5 मिनट का कैसे, छोटा सा संकल्प रख लिया कि अब अगले 5 मिनट जब वो अपन घर पे बैठे आराम से आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे नहीं, टाइमर लगा के छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 5 मिनट मुश्किल हो जाएगी, जब 3 मिनट होगी ना, और यदि आपको यदि ये कोई बताता रहे कि 3 मिनट हो गए हैं,
और लास्ट के 2 मिनट कोई 2 साल जैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय में हो क्या रहा है, आप एक चीज को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पर सोच के देखो, उस 2 मिनट में ऐसा क्या हो रहा है। क्या 5 मिनट कोई बड़ी बात है आंखें बंद करके रखना? लेकिन नहीं, बड़ी बात नहीं है। 3 मिनट भी अपन ने की है आंखें बंद, कोई खास दिक्कत नहीं हुई। लास्ट के 2 मिनट में, लास्ट के 1 मिनट में, लास्ट के 30 सेकंड में, अरे यार कब खोलें कब खोलें, वो होने लगता है। कारण क्या है? आपका मन जो है ना, वो आपको बीच बीच में कह रहा है कि यार पागल हो गया क्या, क्यों कर रहा है क्या बंद। इस मन के बीच में और बुद्धि के बीच में लगातार संवाद चलता रहता है। इसको आप एथिक्स पढ़ रहे हो ना, एथिक्स के अंदर आप पढ़ोगे इड, ईगो और सुपर ईगो। तो बस यही है वो इड, ईगो और सुपर ईगो। अब आए ना कभी आपके सिलेबस के अंदर आएगा, अभी 2-4 दिन, शायद 5-7 दिन में पढ़ोगे आप, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो यही है वो इड, ईगो और सुपर ईगो। आपका जो इड है, जो कि कोई ना कोई चीज की इच्छा रखता है, वो बार बार कोशिश करता है कि आप उसकी सुनो। और सुपर ईगो जो कि आपकी बुद्धि है, वो ये कहते हैं कि मेरी सुनो। और लेकिन ज्यादातर हम किसको जिताते आए हैं? अपनी इच्छा को, मन को, इड को। इसलिए वो बार बार वो हमेशा जीत जाता है। और वो लास्ट में बहुत ज्यादा जो वो आपसे लड़ता है कि भाई पागल हो गया। अब मैं आपको कह दूं कि आपको 1 घंटे तक स्टडी टेबल पर बैठे रहना है, उठना नहीं है, पढ़ाई करनी है। भले ही पढ़ाई ना हो तब भी स्टडी टेबल पर बस बैठे रहो। तो और आपके सामने लगी वॉच, 50 मिनट तक इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 50 से 60 मिनट के बीच में आपका मन जो है वो आपको इतना बेवकूफ बनाएगा, इतना बेवकूफ बनाएगा कि बस हो तो गया 1 घंटा, तुम पागल हो गए हो गया। कहाँ पागल की बातों में आ रखे हो? क्या 10 मिनट में फर्क पड़ रहा है? 50 मिनट निकाल दिए, वो कम है क्या? वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। और लेकिन 60 मिनट पूरे कर लिए तो आपका बुद्धि आपकी जीतेगी और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब से हमें क्या करना है? कुछ विल पावर के रोज कुछ कुछ अभ्यास करना है। जिस अभ्यास के अंदर क्या होगा, हम एक चीज तय करेंगे, छोटे से छोटा कर लो, बड़े से बड़ा कर लो, उसके दूसरे इंपैक्ट क्या है उसके बारे में सोचना ही मत। जैसे मान लो कि मैंने कहा सोशल मीडिया नहीं चलाना, सोशल मीडिया चलाने से आपका नहीं चलाने से आपका टाइम बचेगा, आपकी फोकस बढ़ेगा, एक बार उसको छोड़ दो। आप तो बस ये कर लो कि भाई हमें विल पावर को बढ़ाना है, अपनी विल पावर को टेस्ट करना है, क्या वाकई में हम जो अपने हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। केवल इस चीज के लिए, केवल इस चीज के लिए जो वो कर लो। और बीच बीच में खुद को टेस्ट करते रहा करो कि आप किसी चीज को चला रहे हो या वो चीज आपको चला रही है। सोशल मीडिया आपको तो नहीं चला रहा कहीं, बीच बीच में टेस्ट करते रहा करो। जैसे कि अभी सावन लगा है, मैंने कहा कि भाई पूरी सावन के अंदर चाय नहीं पियेंगे, पियेंगे तो फीकी चाय पियेंगे, मीठा थोड़ा छोड़े ताकि थोड़ा वेट कम हो। मीठे से वेट बढ़ता है ना, ऐसा मैंने सुना है। वेट थोड़ा सा कम हो, बढ़ गया है पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में। तो वेट थोड़ा कम हो, उसके चक्कर में का मीठा नहीं लेंगे, बिल्कुल भी कुछ मीठा नहीं खाया जब से शुरू हुआ है सावन। मीठे के नाम पर जीरो। ये किस चीज के लिए? वेट ठीक है, एक बाई प्रोडक्ट है, उसका फायदा मुझे होगा, जो भी थोड़ा बहुत होगा तो। लेकिन बड़ा फायदा क्या है? मैं खुद को टेस्ट कर पा रहा हूँ कि इतनी चलती है कि नहीं चलती मेरी खुद की, कि मैं मीठा ना खाऊं, मैं चाय भी ना पीऊं। चाय भी नहीं पी जब से शुरू, जबकि वैसे दिन में 4-4 5-5 बार चाय पी लेते थे। कोई भी मिलने आए तो एक चाय तो मंगवा ही लेते हैं, उस चक्कर में चाय पीनी पड़ जाती थी। तो ये बीच बीच में खुद को टेस्ट करते रहे। जैसे मुझे याद है, मैंने फेसबुक पर अपनी जो प्रोफाइल है ना, वो संकल्प शक्ति के रूप में ही जो वो जैसे 2016 के अंदर प्रोफाइल लगाई थी, उस समय में तैयारी करने आए। तो एक दिन मैंने ऐसे संकल्प लिया कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक फेसबुक पर प्रोफाइल जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, डीपी बोलते हैं, डीपी ही नहीं बदलेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 1 साल हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ। अब वो फोटो इतनी पुरानी होने लग गई कि सारे पूछते हैं क्यों नहीं बदल रहे, क्यों नहीं बदल रहे हो। मन में ये था कि बताएंगे भी नहीं किसी को, जब वो पूरा हो जाएगा या नहीं होगा तभी बताएंगे। और वो फोटो जब जब कोई मुझे याद दिलाता कि भी क्यों नहीं बदली, तब तब मुझे याद आता मेरा संकल्प था सिलेक्शन लेना है, यदि मैं अभी नहीं पढ़ाई कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा हूं। तब तब मुझे अपना लक्ष्य फिर से एक बार याद आता, और पूछता ही रहता कोई ना कोई। और फिर फाइनली मैंने फेसबुक पर प्रोफाइल जो अपनी 2021 के अंदर आरएस में सिलेक्शन के बाद ही बदली।
5 साल तक वो प्रोफाइल। ये छोटा सा मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया। जो मुझे थोड़ा सा पिछले 2-3 साल में जानते हैं उनको पता होगा, मैंने 2023 के अंदर शिखा रखनी शुरू कर दी थी, चोटी। तो आपने किसी फोटो के अंदर भी यदि देखा हो, वही शिखा जो लगभग इतनी लंबी थी। केवल संकल्प था, क्या था वो तो नहीं बताएंगे कि भाई इस चीज के लिए है, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा शिखा रखेंगे, और वो भी खुली, बांधेंगे भी नहीं, थोड़ी बहुत बस गांठ लगा ली, इसके अलावा शिखा रखता ना, यहां तक शिखा थी। कोई भी पूछता है क्यों रखी हुई है, पूछता है, दिन में 5 लोग पूछते, वो तो सीधे दिख रही थी। फेसबुक प्रोफाइल तो फिर भी लोगों को नहीं पता, वो तो सीधे दिख रही थी। दिन में 5 लोग पूछते, मेरा संकल्प और मजबूत होता, मैं उनको तो ये कहता हाँ ठीक, नहीं नहीं ऐसे रख ले बस, लेकिन और संकल्प मजबूत होता। इस तरीके के, ये तो चलो बहुत वो हो गया कि भाई इससे आप पब्लिक की नजरों में आ रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा मत रखना, ऐसा मत कोई करना। आप तो छोटे छोटे कर लो, किसी को पता भी नहीं लगेंगे, ऐसे संकल्प कर लो, बिल्कुल छोटे छोटे संकल्प। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज के समय में यदि हमारे पूर्वज उपवास का कह के जाते, तो वो कह के जाते कि संडे का किया करो, सोशल मीडिया का उपवास किया करो, खाने का नहीं, सोशल मीडिया का। संडे को फ्री होते हो, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया आप उसी दिन चलाते हो। तो इस तरीके के जो है आप संकल्प लिया करो। तो सबसे पहला संकल्प तो यही लो कि मैं आज जाके अपने डायरी एक बनाएंगे और रोज एक संकल्प उसके अंदर लिखेंगे कि आज का मेरा ये संकल्प है, भले ही वो 5 मिनट का हो, भले ही वो 1 घंटे का हो, भले ही वो पूरे दिन का हो, भले ही वो 1 हफ्ते का हो, भले ही वो 1 महीने का हो, भले ही वो 1 साल का हो, भले ही वो 1 लक्ष्य तक हो, ये जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक, किसी भी प्रकार का हो, छोटे छोटे संकल्प, जिससे कि किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार का टाइम वेस्टेज नहीं, जैसे रेगुलर लाइफ चल रही थी वैसे ही चल रही है। आपको कोई एक्स्ट्रा को मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके कोई टाइम नहीं बिताने को मैं कह रहा, एक सिंपल सा अभ्यास कर रहा हूं कि जहां बैठे हो वहीं से आप अपनी संकल्प शक्ति को सुधारना थोड़ा सा शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो ये संकल्प लो कि हाँ आज से हम एक संकल्प लेंगे, डायरी बनाएंगे। कर रहे हो क्या आप? ये पक्की बात है? चलो तो देखते हैं। और यदि संकल्प लिया है तो अगले 15-20 दिन के अंदर आपको अपने अंदर एक अलग सुधार जो दिखना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे खुद को, दूसरों को दिखोगे नहीं, दिखो, आपको खुद को ही महसूस हो जाएगा कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। हाँ कुछ पूछ रहे थे विजय? तभी तभी तो यही तो संकल्प है फिर, कि दूसरों को जब देखते हैं कि वो डीपी लगा रहे, फोटो लगा रहे हैं, तो वो बड़े, हमारा मन ज्यादा करता है। तो यही तो, जब जब आपके संकल्प के ऊपर दिक्कत आएगी, आपका मन जो है आपको आर्गुमेंट्स करेगा, वहीं तो संकल्प की शुरुआत हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा कि व्रत किसने नहीं रखा है, मैंने ये नहीं पूछा कि व्रत कौन करता है। यदि जिसने व्रत रखा है आज तक जीवन में कई बार रखे हैं, मैं उसी को कहूं कि तुम व्रत रखा करो, उसके लिए बड़ी बात ही नहीं है कोई, उसके लिए कहां बड़ी बात है, वो तो रखता ही है ना। जो नहीं रखता उसी को तो मैंने कहा कि आप व्रत रखो। संकल्प तो वहां शुरू हुआ ना, तभी तो मन और विवेक और उस बुद्धि के बीच में लड़ाई शुरू हुई ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई नॉन वेज खाता है ना, उसको कहा जाए कि सावन महीना है, इस पूरे 1 महीने में तुम नॉन वेज मत खाओ, उसके लिए संकल्प है। अब कोई मुझे कहे कि तुम नॉन वेज मत खाओ, पहले भी नहीं खाया जिंदगी में, अब भी नहीं खाएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ये कोई संकल्प थोड़ी है। कभी खाया ही नहीं तो ये संकल्प काहे का हुआ फिर? दिक्कत तो वहां पर है ना कि जब आपका मन करे उसके बाद आप काम नहीं कर रहे हो। आप डीपी नहीं बदल रहे हो और लेकिन आपके दोस्त लोग बदल रहे हैं, दिक्कत तो वहीं से शुरू होती है, वहीं से तो संकल्प शक्ति शुरू होगी, उसकी टेस्टिंग तो वहीं से शुरू होगी। और दूसरा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो सोशल मीडिया है ये वाकई में रियल लाइफ नहीं है। कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ दो इस सोशल मीडिया के बहाने, इस सोशल मीडिया के को देखकर। एक व्यक्ति दिन में 24 घंटे में से सबसे ज्यादा खुश किसी एक पल में कोई 10 मिनट के लिए हो गया,
उसकी फोटो खींच के उसने सोशल मीडिया पर लगा दी, अपने को लगे कि इसकी लाइफ तो कितनी बढ़िया चल रही है। 23 घंटे 50 मिनट में उसके जो क्लेश चल रहे हो तो कोई देख नहीं रहा। वो तो उसी को पता है ना सिर्फ। आप तो उसकी इमेज किस हिसाब से बना रहे हो? उस 10 मिनट के हिसाब से बना रहे हो। क्या शानदार फोटो लगाई है, कहाँ बढ़िया घूमने गए हुए हैं। तो इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दो। अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट जो पार्ट है ना, वही उसने सोशल मीडिया पर लगा रखा है। उससे बेस्ट उसका कुछ है भी नहीं। आपको कहीं लगे कि उसकी लाइफ ऐसी चल रही, नहीं चल रही। पूरे दिन में कोई एक आधी बार ऐसा ऐसा होगा जिसकी उसने फोटो लगाती। और लड़कियों को तो इसके बात का क्या ही समझाना। अलग अलग तरीके से फोटो फिल्टर वगैरह वगैरह आप अच्छे से जानते ही हो कि किस तरीके से फोटोज लगाई जाती है। तो कहने का मतलब कि दूसरों से कंपैरिजन सोशल मीडिया के आधार पर खुद का करना छोड़ दो कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आप यहां पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा यदि आपको बनना है, यदि आपको लंबे लक्ष्य पूरे करने हैं, तो कुछ त्याग करने पड़ेंगे। और ये बहुत छोटे मोटे त्याग में से कोई है, ये छोटे मोटे त्याग है। विराट कोहली से इंटरव्यू के अंदर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया कि आप ये कुछ बीच में स्ट्रगल जो कर रहे थे, इसमें आपने आपको खुद कैसे संभाला खुद को? उसने कहा स्ट्रगल? काय का स्ट्रगल? स्ट्रगल उसके लिए है जिसके घर पर छत नहीं है। स्ट्रगल उसके लिए जिसको ये नहीं पता शाम का खाना आएगा कि नहीं आएगा। इसको स्ट्रगल नहीं कहते। जो रन नहीं बन रहे कुछ दिनों के लिए, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये स्ट्रगल नहीं है। तो आप लोग कोई जीवन के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। खुद को पहले तो इस दुख के जंजाल के अंदर डालना छोड़ो। आप बढ़िया जगह पर कोचिंग कर रहे हो, जयपुर के अंदर आपको घर वालों ने पढ़ाने भेजा है, तो काहे का स्ट्रगल? स्ट्रगल तब होता जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्ट्रगल तब होता जब किसी के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। स्ट्रगल तब होता जब आपको खाने का नहीं पता शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्ट्रगल तब होता जब आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी के अंदर केस चल रहा हो। स्ट्रगल तब होता जब घर के अंदर बहुत बड़ी समस्या चल रही हो। ये कोई स्ट्रगल थोड़ी है। ये तो बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हो। कभी किसी को ऐसे ज्यादा ही भ्रम हो कि मेरे जीवन के अंदर ज्यादा दुख है, एसएमएस हॉस्पिटल चले जाना या पास के किसी थाने कचहरी के अंदर चले जाना, सारे भ्रम मिट जाएंगे। हॉस्पिटल चले जाना। लाइफ ये ऐसी चलती रहनी है। और ये तो बहुत बढ़िया फेज में चल रहे हैं। मैं पिछले वर्ष 2024 के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन हुआ, 2 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। तो मैंने उस चीज़ को भी देख लिया बहुत नज़दीक से कि भाई स्ट्रगल या फिर कहे तो बुरा जो दौर है, या फिर वो कहे कि भाई कुछ आपके साथ में ठीक नहीं हो रहा, वो क्या होता है। 2 महीने जब आप बेड से हिल नहीं पा रहे हो, 2 महीने सिर्फ और सिर्फ बेड में पड़े हो, वो होता है कि उस समय बैठे बैठे सोचते हैं यार क्या करें क्या करें। अब तो बढ़िया है, घूम फिर रहे हैं, बड़े लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग आ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, रोज नया सीख रहे हो, कितनी सारी चीजें सीख के जा रहे हो डेली। तो ये पहली बात तो इसको स्ट्रगल मानना बंद करो और दूसरों से कंपैरिजन करना जो लाइफ के अंदर अपने क्या करो, बंद करो। सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई समय से पहले नहीं है। पंचायत सीरीज देखिए, पंचायत सीरीज कितना बढ़िया डायलॉग, कोई समय से पहले नहीं जाएगा, कोई समय से आगे नहीं है, कोई समय से पीछे नहीं है। कोई ट्रंप जब 80 साल के अंदर जाके प्रेसिडेंट बना, तो कोई 45 साल के अंदर प्रेसिडेंट बन के मर भी लिया। कौन ज्यादा सक्सेसफुल है इसकी कोई परिभाषा नहीं है। वो 45 साल में प्रेसिडेंट बन के जो मर गया वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा, या फिर जो 80 साल तक की उम्र में प्रेसिडेंट बना और अभी तक जी रहा है। जब 45 के अंदर प्रेसिडेंट बना होगा तो लोगों को वो ज्यादा सक्सेसफुल लगा होगा, लेकिन अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले मृत्यु होगी हो, तो अब लगेगी कितना बैड लगे उसका। तो ये बाद में देखे जाते हैं, लाइफ को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए। अभी हम जो सड़क के यहाँ पर खड़े हैं उसको देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है उसकी स्थिति तब पता लगेगी। पता लगेगी यहाँ पर खूब सारा ट्रैफिक है, खूब सारा ट्रैफिक है, आगे बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है। यहाँ खड़े हैं नहीं पता लग रहा, अपने को लग रहा है यार कितना ट्रैफिक है। कितनी लाइफ के अंदर ये ट्रैफिक का मतलब क्या है, लाइफ के अंदर दिक्कतें। और
लेकिन कोई हेलीकॉप्टर से देख रहा है, ऊंचाई से देख रहा है, उसको पता है यार लाइफ में दिक्कतें तो इसके यहीं पर है, आगे तो एकदम रास्ता क्लियर पड़ा है। तो वो इसके बारे में क्या सोचेगा, बस किसी तरीके से इसको पार कर ले तो आगे इसके सब बढ़िया है। और अपन यहीं पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, जीवन ऐसा ही है। तो बस वही चीज है, बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर चीजों को देखते हैं। अरे टाइम हो गया क्या? बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर चीजें देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें जो कुछ भी नहीं है। लाइफ को बड़ी पर्सपेक्टिव के अंदर जो अपने देखना शुरू करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो ये बातें तो मैं तब करूं जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, आपके साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। ये बातें तो मुझे उस सेमिनार में करनी चाहिए जिसमें कि किसी का प्री नहीं हुआ हो, वो मेरे पास में आता है तब करनी होती है मुझे ये बात। आपके सामने क्यों कर रहा हूँ मैं? आपके सामने वापिस आते हैं उसके ऊपर, विल पावर, कमिटमेंट। तो इसको जो अपन लाना शुरू करें। और एक डायरी मेंटेन कितने लोग करते हैं? डायरी मेंटेन बस बहुत कम लोग करते हैं। एक काम मैंने आपको विल पावर का बताया, एक काम और बताता हूं जो कि आपको अब से लेकर अपनी पूरी तैयारी के अंदर करना ही करना है। वो ये कि एक डायरी मेंटेन करें जिसके अंदर अगले 1 दिन का, 7 दिन का, 30 दिन का क्या टारगेट है उसको रिटर्न के अंदर लिखेंगे। आपको कल क्या पढ़ना है हमें एक्चुअल में यही नहीं पता होता। जैसे मैं आज पूछ लूं आपसे कि आज आपको क्या पढ़ना है, तो अधिकतर लोगों के पास जवाब नहीं होगा। वो पता है क्या कहेंगे, जो आज पढ़ा है उसको जाके रिवाइज करेंगे, जो पहले पढ़ा है थोड़ा उसको रिवाइज कर लेंगे। एक्चुअली में हमारे पास टारगेट नहीं है अभी। तो चलो फिर भी आपका क्या सिलेबस बहुत कम हुआ है, तभी तो बेसिकली आपके पास यही टारगेट होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाएगा तो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो हमारे पास टारगेट होना चाहिए। एक होता है कि लाइफ धक्के देके चला रही है रैंडमली, जैसे उसने जिधर धक्का दे दिया उधर चले गए। एक होता है कि हम खुद पता हो कि जाना किधर है। दिल्ली मेट्रो में कोई चढ़ा हो तो वहां पर धक्के दे के आप अंदर जाते हो, अपने आप नहीं जाते हो। मतलब दुनिया अपने दिल्ली मेट्रो में कितने लोग चढ़े अच्छी भीड़ के अंदर? दिल्ली मेट्रो में चले, दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा आप खुद थोड़ी अंदर जाते हो, लोग ही लेके जाते हैं आपको और लोग ही उतार देते हैं आपको। तो लोग ही उतार देते हैं, कई बार तो उतरना नहीं होता तो उतार देते हैं, फिर वापस बैठना पड़ता है। कई बार हम दिन को इसी तरीके से तो गुजारते हैं कि दिन ही हमें बता रहा है कि क्या करना है। जैसे कि यदि अपन को ये फिक्स पता हो, जैसे मैं आज खुद का मैं बताऊं कि मुझे 7 से 9 क्लास लेनी है, फिर 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मुझे बैठ के पॉलिटी के जो नोट्स थे वो टाइपिस्ट के साथ बैठ के उसको सुधारना है। फिर 1 बजे से लेकर 3-4 बजे तक खाना खा के 1-2 घंटे सो जाएंगे। फिर उठ के जो है वो करंट अफेयर की वीडियो की तैयारी करनी है, शाम को मुझे करंट अफेयर की वीडियो लेनी है तो उसकी तैयारी करेंगे और शाम को करंट अफेयर की वीडियो लेंगे। मुझे दिन में फिक्स है। अब अचानक से मुझे कोई दोस्त आ जाए कि लो भैया आज घूमने चलते हैं, तो एक बार तो उसको मना करूंगा कि नहीं यार आज मुझे 9 से 12 टाइपिस्ट के पास बैठकर नोट्स ठीक करवाने हैं। यदि मेरे पास टाइम नहीं हो, मतलब मेरा टारगेट फिक्स नहीं होता आज का, यार 9 बजे क्लास खत्म हुई उसके बाद क्या करना है, घर जाएंगे देखेंगे कोई काम आ गया तो कर लेंगे, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ, शाम की करंट अफेयर की क्लास शेड्यूल है वो तो जरूर दिमाग में है कि वो तो लेनी पड़ेगी। बीच में पूरे दिन में करेंगे क्या, कुछ तय ही नहीं है। कुछ तय नहीं है तो कुछ प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाएगा, टाइम इधर उधर कोई बातों में कोई आपस में निकल जाएगा। उसी तरीके से आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में क्या करना है। और इसको एक जो शेड्यूल बनाते थे ना पहले, 7 बजे उठेंगे, 7:10 तक जो ब्रश वगैरह कर लेंगे, 7:30 पर पढ़ने बैठेंगे, 8:15 तक पढ़ेंगे, फिर मम्मी चाय लेके आएगी, 8:20 तक 5 मिनट चाय पियेंगे। ऐसे वाला शेड्यूल नहीं, ऐसे वाला शेड्यूल नहीं बनाना। ये सबसे घटिया तरीका है शेड्यूल बनाने का। शेड्यूल बनाने का तरीका है टारगेट बेस्ड, घंटे बेस्ड नहीं बनाना है, टारगेट बेस्ड। कि मुझे आज के दिन में क्या काम करना है, मुझे आज के दिन में यहां से लेकर यहां तक की पॉलिटी पढ़नी है। दिमाग के अंदर एक रफ आइडिया रख लिया कि इसमें कितना टाइम लगेगा,
इसमें 3 घंटे लगेंगे। तो लो भाई 7 से 10 के बीच मुझे ये काम करना है। इसके बीच में यदि ब्रेक लेना पड़ता है तो ब्रेक ले लेंगे, लेकिन 10 बजे तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए। पहले कर लिया ब्रेक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे का ब्रेक ले लेंगे, क्या दिक्कत है। काम 9:30 बजे हो गया, बढ़िया है ना, आधे घंटे सोएंगे आराम से। बस मुझे 7 से 10 के बीच में ये काम पूरा करना है। इस तरीके के टारगेट बनाओ। तो अपने टारगेट जो है आपके पास होने चाहिए कि 1 दिन का, 7 दिन का और 30 दिन का। इस पूरे महीने में क्या करना है, इन 7 दिनों में क्या करना है, और इस 1 दिन में क्या करना है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसके साथ साथ में पीएसआई की भी तैयारी कर रहे होंगे। वो पीएसआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी देखो यहाँ पर जो क्लासेस चल रही ना, ऑफलाइन का एक फायदा क्या होता है, जो सबसे बड़ा फायदा मुझे ऑफलाइन का लगता है, हालांकि मैं ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर करता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं, पर पहली बार कोई पढ़ने आया तो वो ऑफलाइन का एक फायदा है, उसमें आपकी एक रेगुलरिटी बन जाती है कि 7 से 1 बजे तक यहाँ आके बैठना है। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने हैं, एथिक्स, इकोनॉमी और पॉलिटी। लेकिन हिंदी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, पक्का नहीं है। ये आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्लास आ रहे हो, ये डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं, ये तो आपका एक हैबिट हो गई, अब कर रहे हो, करना है। आपका डिसिप्लिन किस में पता लगेगा, हिंदी के अंदर। तो इसके लिए आप टारगेट तय कर लो कि मुझे आज के दिन में ये एक वीडियो देखनी है, प्लस इसमें जो भी करवाया मुझे उसको याद करना है। 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे 7 वीडियो, जितनी भी आपको ठीक लगे, और 30 दिनों के अंदर मुझे इतना काम जो वो कर लेना है, और इसके इतने इतने क्वेश्चंस जो मुझे अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब पूरे दिन में कब टाइम मिलता है वो भी जरूरी नहीं है, बस आपने ये तय कर लिया कि मुझे कल वीडियो देखनी है। हाँ, ज्यादा अच्छा होता है कि हम किसी भी टारगेट को, किसी भी हैबिट को फिक्स कर दें टाइम के साथ। जो जो आपकी हैबिट, कभी अपन हैबिट पे बात करेंगे, हैबिट क्या होती है। जो जो आपकी हैबिट किसी टाइम के साथ फिक्स होती है ना, या किसी एक्टिविटी के साथ फिक्स होती है, उसके रिपीटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सुबह उठे, उठते ही ब्रश करने गए, आप नहीं भूल ही नहीं सकते। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, आपका दिमाग याद दिला देगा। कई बार तो पता लगे कि भाई अपन ट्रेन में है तो ही चल पड़े, और कहाँ जा रहे हो भाई, आज यहाँ पर नहीं है ब्रश, या फिर यहाँ पर आप नहीं जा सकते बाथरूम। लेकिन दिमाग को तो नहीं पता ना, दिमाग तो वही रोज की तरह काम कर रहा है। क्या हुआ, क्या एक हैबिट थी, किसके साथ फिक्स थी, एक एक्टिविटी के साथ। कौन सी एक्टिविटी के साथ, उठने के साथ। जैसे मान लो किसी को हैबिट हो कि भाई शाम को खाना खाने के बाद में घूमने जाना है, 5 मिनट 10 मिनट वॉकिंग करनी है, तो उसको, और कुछ दिनों तक उसने कर लिया, उसको याद नहीं करना पड़ेगा कि ये मेरा काम है क्या, उसकी हैबिट ही बनी हुई है, किसी एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। उसी तरीके से आप रेगुलर कोई काम करना है कि 1 घंटे मुझे हिंदी की वीडियो देखनी है, उसको किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पर खाना खाने के तुरंत बाद हिंदी वाला पढ़ने वाला ही काम करना है, 1 घंटे हिंदी की वीडियो देखनी है, या फिर सोने से 1 घंटे पहले, या फिर अभी जाके उठने के बाद सबसे पहला काम हिंदी की वीडियो देखनी है। किसी भी एक एक्टिविटी के साथ में अपनी एक हैबिट को फिक्स कर दो, तो वो पूरी हो पाएगी, उसका रिपीटेशन हो पाएगा, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। यदि ये कर दिया कि पूरे दिन में कभी भी एक हिंदी की वीडियो देखनी है, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन नहीं करोगे। लेकिन एक एक्टिविटी के साथ फिक्स कर दिया, इसके बाद ये, या इस टाइम पर ये, तो वो होने लग जाएगी फिर। तो इस तरीके से अपना 1 दिन का, 7 दिन का और 30 दिन का ये टारगेट हमेशा रखने चाहिए। ये मैंने 7 दिन का और 30 दिन का क्यों बताया, क्योंकि बाय चांस अपन ने पहले दिन कोई टारगेट रखा, वो 80% ही पूरा हो पाया, तो कितना बच गया, 20%। वो 20% किस में जुड़ गया, अगले दिन में जुड़ गया। अगले दिन थोड़ा सा एफर्ट अपन ज्यादा करेंगे, क्यों, क्योंकि 7 दिन का टारगेट तो भी नहीं, एक एक दिन से मिलके तो बनाए, तो वो 20% भी तो पूरा करना पड़ेगा, तभी तो 7 दिन का टारगेट पूरा हो पाएगा। इसलिए पहला काम मैंने आपको बताया, संकल्प शक्ति के अभ्यास करना शुरू करो। दूसरा जो मैंने आपको काम दिया, जो दूसरा टास्क मैंने आपको बताया, डायरी मेंटेन करके 1 दिन, 7 दिन और 30 दिन के टारगेट जो बनाना शुरू करो। तीसरा जो मैंने आपको काम बताया, लॉक माई फोन करके ऐप आती है एंड्रॉयड में, उसको डाउनलोड कर लो। जब भी पढ़ने बैठो उस समय में उसको ऑन करके ही बैठो, उसमें टाइमर लगा के बैठो। 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे का लगा के बैठो। 30 मिनट पढ़ना है, 30 मिनट का। हाँ, कोई आपको नहीं, तो हम तो हिंदी की वीडियो देख रहे हैं, वो कितनी देर देखते हो मुझे भी पता है,
एक वीडियो देखनी होगी, 2 वीडियो देखनी होगी। पढ़ाई का कंटेंट हम मोबाइल में से बहुत ज्यादा नहीं यूज करते हैं। तो वो जितना भी टाइम आप पढ़ाई का कंटेंट देख रहे हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिना मोबाइल के पढ़ाई कर रहे हो, उस समय में सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ में उन सब चीजों को। पैसे की यदि आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो छोटा सा टैब भी ला सकते हो, ताकि पढ़ना हो तो टैब के अंदर पढ़ो, मोबाइल को साइड में, उस टैब के अंदर कोई सोशल मीडिया ऐप वगैरह ना रखो। जब पढ़ाई के लिए एक्टिविटी का यूज करना है तो वो कर सकते हो। या फिर पैसे की थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगता है, सबसे बढ़िया जो कि सबसे अमीरों का सब काम होना चाहिए और करते हैं अमीर, वो है कि वो नोकिया वाला फोन आता था, 1100 रुपए वाला आता था, जिसमें कोई मल्टीमीडिया फोन ही नहीं होता था, वो रखो अपने पास। सोशल मीडिया चलाने का ऑप्शन ही खत्म कर दो। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतने भटकाव ज्यादा आएंगे। सोशल मीडिया चलाने का ऑप्शन ही खत्म कर दो, मल्टीमीडिया फोन ही मत रखो। आपको लगता नहीं नहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी होता है, तो उसके लिए टैब ला सकते हो अपने पास में। रेगुलर जो फोन रखो तो वो वाला रखा जा सकता है। चलो ठीक है, आपको यदि ऐसा लगता है काम होता है, कोई बात नहीं, लोक माई फोन का यूज कर लो, आपकी समस्या का समाधान तो वही हो जाएगा। लोक माई फोन का यूज करो, जब भी पढ़ने लगो 1 घंटे का मिनिमम लगा के बैठो कि अगले 1 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो सो जाएंगे यार, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या दिक्कत है। वो भी तो मेंटल स्ट्रेंथ का एक पार्ट ही है ना, सोने से ऊर्जा मिलती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो टाइम पूरा हो गया, पर 5 मिनट की बात मुझे और करनी है, वो और कर लेता हूं। ये बात यहां से शुरुआत हो गई। हाँ हाँ हाँ, इस पे भी अपन बात करेंगे। ये सारी समस्याएं आपकी सारी खत्म करवा देंगे धीरे धीरे। 20-25 क्लासेस के अंदर बीच बीच में कभी कभी ऐसे माहौल बनता है मेरा, मैं चाह के आऊं ना कि आज घर से कि मैं आज जाके ये सब बातें बताऊंगा, नहीं होता। कभी कभार ऐसे मन में आता है कि ये सारी बातें करें, तो आज वो मन में आ गई तो कर लेते हैं, इसलिए कहा कि 5 मिनट और सही। बात अपनी शुरुआत हुई थी कि सो जाएंगे, इससे अच्छा तो 1 घंटा काम था 50 मिनट में पूरा हो गया, 10 मिनट आराम करो। इससे मुझे एक आपको बात बतानी थी। एक होता है एंटरटेनमेंट और एक होता है रिलैक्स का ही एक ऐसा कोई शब्द होता है इसके लिए। एंटरटेनमेंट मान लो, हम रिलैक्स करने के नाम पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। रिलैक्स करने के नाम पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उसको रिलैक्स करना नहीं कहते। एग्जाम्पल के तौर पर आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने बैठे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप पढ़े, क्या कहते हो, 10-15 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं। 10-15 मिनट का क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो ये ब्रेक, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर माइंड बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा उसके पास में इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ रहा था। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, हैदराबाद का विलय वगैरह सब पढ़ लिया। माइंड की प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा थी। अब आप माइंड को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स देना चाह रहे हो, थोड़ा उसको आराम देना चाह रहे हो, इसलिए अपन ने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। लेकिन हम इस 10-15 मिनट के ब्रेक में करते क्या है, रेगुलर अपडेट्स क्या है। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, कोई यूट्यूब पर नया कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ। हम ब्रेक लेने के नाम पर एंटरटेनमेंट शुरू कर देते हैं अपना, और ऐसा एंटरटेनमेंट जो एक्चुअल में एंटरटेनमेंट रहा भी नहीं। तो हुआ क्या, आपने ब्रेक क्यों लिया था, ताकि माइंड की ये प्रोसेसिंग थोड़ी सी क्या हो, कम हो। लेकिन इस दौरान तो आपने प्रोसेसिंग को कोई 5 गुना तेज कर दिया। अभी तक तो आप सिर्फ हैदराबाद का विलय या फिर मणिपुर का विलय पढ़ रहे थे, इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक वे के अंदर आपके पास आ रही थी। लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम चलाया, अचानक से अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन। पहली कोई इंफॉर्मेशन आई जिसमें कि मम्मी का अच्छा खाना बना रही है, अचानक से घर की याद आ गई। दूसरी कोई इंफॉर्मेशन आई जिसमें कोई बढ़िया शायरी चल रही है, उसकी याद आ गई। तीसरी कोई इंफॉर्मेशन जिसमें कि एक कोई लड़का जो वो घूमी घूमी करने पहाड़ों पर गया हुआ है,
लो मैं उड़ चला करते हुए अचानक से घूमने फिरने की याद आ गई। अगली के अंदर जो है अचानक से कोई आईपीएस जो गाड़ी से निकलता है, अब मोटिवेशन आ गया, अब पढ़ेंगे। 2 मिनट के अंदर 4 बार तो आपका मन बदल गया। पहले ये तो तय कर लो, घर जाने का मन हो रहा है, या फिर उसके साथ जाने का मन हो रहा है, या घूमने फिरने जाने का मन हो रहा है, या पढ़ने का मोटिवेशन आ रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन, जो माइंड अभी तक सिस्टमेटिक वे के अंदर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहा था, अचानक से उसकी प्रोसेसिंग को आपने 5 गुना तेज कर दिया, और फिर कहते हो आके 15 मिनट बाद कि मैं ब्रेक लेके आया हूं। ये ब्रेक था। और पहली गलती यहां पर होती है, ये 15 मिनट कब 30 मिनट में होते हैं पता नहीं लगता। पहली गलती यहां पे होती है। दूसरी गलती क्या होती है कि जब मान लो 30 मिनट बाद भी आप वापस पढ़ने बैठते हो, एक्चुअल में आपका माइंड अभी भी कुछ पुरानी चीजों को ही प्रोसेसिंग कर रहा है, वो इतनी जल्दी स्विच नहीं होता। अभी भी जो आप जो रील देख के आए हो ना, आपके बैकग्राउंड में वो एप्स खुली हुई हैं, माइंड के बैकग्राउंड के अंदर वो ऐप खुली हुई हैं। जैसे तो जब तक अपन पूरे एप्स को हटा नहीं देते, बैकग्राउंड में तो चलती रहती ना, ऐसे माइंड के बैकग्राउंड में भी ये ऐप चल रही हैं। तो ये पूरी तरीके से गई नहीं है। अब क्या होता है, अब हम एक जब आरएस के अंदर एक सब्जेक्ट आता है बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर एक थ्योरी आती है याद नहीं हो पाने की, उसको बोलते हैं अपन इंटरफेरेंस, अवरोध। तो ये अवरोध आ गया। कैसा अवरोध आ गया? ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये नई इंफॉर्मेशन दिमाग में जाने के लिए अवरोध उत्पन्न कर रही है, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है उसके लिए। तो इस वजह से हमें उतना अच्छे से याद भी नहीं हो पा रहा। तो 10-15 मिनट का जो ब्रेक था उसमें हम 2-3 नुकसान करवा के आए। पहला, अपना टाइम खराब करके आए। दूसरा, बाद में आने के बाद भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ते समय में लोग माई फोन का ही यूज करें, उससे आपके सारे काम हो जाएंगे। मैंने आज आपको तीन चार चीजें बताई, वो सारे काम को। पहला, विल पावर। ये विल पावर ही तो है कि 60 मिनट तक फोन लॉक ही रहेगा, आपका मन करे तब भी नहीं खोल पाओगे। आपके मन के पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं मैंने, ये विल पावर ही तो बढ़ना है। दूसरा, मैंने कहा फोकस के साथ पढ़ो, अपने आप आ जाएगा फोकस, जाएगा कहाँ। तीसरा, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय में दूसरी इंफॉर्मेशन को मत आने दो, अपने आप ही नहीं आएगी। और चौथा, आप अपने टाइम को देखो, ऑब्जर्व करो कि हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। जो आपको पता होगा कि आज 4 घंटे तो मैंने लोकमय फोन में बिताई, यानी कि 4 घंटे तो पढ़ रहे थे, तो आपको वो भी हो जाएगा। तो आपके सारे का आधे से ज्यादा काम जो मैंने आज पूरे दिन में बताया, अभी अभी पिछले 2 घंटे में, वो आधे से ज्यादा काम तो ये लोकमय फोन कर देगा। मैंने इस ऐप का बड़ा यूज किया, पढ़ने बैठते इसी को लगा के। और एप्पल के अंदर शायद फॉरेस्ट नाम से आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। करोगे क्या? एक बार ऑनलाइन वालों को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन वालों को भी आप सुनोगे बिल्कुल सर, कमेंट देखो, बिल्कुल से सुनाओ भाई। आपका बहुत अच्छे से गाइड किया, थैंक यू सो मच। आप कभी मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते, किरण कह रही हैं। बताओ भाई कमेंट क्या है आपके। सीटिंग तो सर 5-6 घंटे की है। चलो, आप इनके ना बढ़िया कमेंट हो ना जो जिसमें कुछ पूछ रहे हैं, वो लिख भी लिया करो, बीच बीच में देखते भी रहेंगे, बाकी लिख भी लिया करो, है ना, ताकि अब जो ऊपर चले गए कमेंट, अब वो मुझे पता नहीं ना किसने क्या पूछा था, है ना। तो कोई अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो वो लिख लिया करो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल, लेकिन कल किस शर्त के साथ में? पॉलिटी पूरी याद होनी चाहिए, पहली लाइन से लेकर अब तक याद करके आओगे। चलो भाई, कल मिलते हैं।